कि ना केवल आप सैटेलाइट और जो आप रॉकेट्स देखते हो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात होती है। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपने को बहुत लिमिटेड तरीके से इसको देखने का है। तो ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट कि एयर स्पेस के बीच में और आपका स्पेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चर्चा हमने करी थी। उसके बाद आपको इसरो का कैसे विकास हुआ उसके उसको लेकर के चर्चा हमने करी कि सिमकॉम सैटेलाइट जो है पहली बार आपको अच्छा ये सॉरी वी टॉक्ड अबाउट कि क्या पहले पहले सैटेलाइट्स क्या क्या थे। ठीक है, तो स्पुतनिक से लेकर के आपको वोस्टोक 1 की चर्चा करी, लूना 2 की चर्चा करी, लूनोकोड। तो ये थोड़ा सा ये रट्टा मारने वाला प्योर पोर्शन है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं था, कॉन्सेप्चुअल नहीं था बहुत ज्यादा। देन वी टॉक्ड अबाउट द ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं हमने चर्चा करी इंक्लिनेशन के बेसिस पे। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि वो उनका एल्टीट्यूड किस तरीके से है। ठीक है, तो हमने पोलर ऑर्बिट की चर्चा करी थी। पोलर ऑर्बिट के अलावा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, थोड़ा सा क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है और क्या इनके स्पीड्स होते हैं कि किन पर्पस के लिए इन ऑर्बिट्स का यूज होता है, इनकी चर्चा हमने जो है ब्रॉडली आपको करी थी। सेम वी डन फॉर द अदर ऑर्बिट्स लाइक इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, या फिर जो आपको है साइडरियल डे, ये चर्चा हम कर चुके हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्लियर है सभी को। जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, कौन बताएगा डिफरेंस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस? किसको किसको समझ में आई थी ये बात? समझ में आई थी, बाद में भूल गए होंगे। ठीक है, तो क्या था, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है, जहां पे कि आपको इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होता, ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है। मतलब पाथ जो होता है। हाँ जी, नहीं नहीं, ये ट्रांसफर ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वहां से क्या होता है कि चीजें वो हमेशा आसमान में एक जगह पे स्थिर दिखती हैं। वो एक स्पेशल केस होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। ठीक है, वो आपका इक्वेटर से उसका जो ओरिएंटेशन एकदम 0 डिग्री पे, इक्वेटर के सामने इक्वेटर पे ही होता ही है वो। ठीक है, वो दैट इज द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात हो गई थी। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रखे जाएंगे वो क्या होते हैं, वो 8 का फिगर बनाते हैं आसमान में, वो आपको 8 बनाते हुए दिखेंगे, जबकि ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस होता है, दोनों का ही डिस्टेंस जो होता है वो आपका सरफेस से 35,786 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक इनके बीच का डिफरेंस। दोनों का जो पर्पस होता है ज्यादातर जो जियो स्टेशनरी का स्पेसिफिकली वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए वो ज्यादातर यूज करते हैं, ताकि हमेशा जो है सामने रेंज में आपके पड़ता रहे। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करी कि किस तरीके से आप बड़े ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए एपोजी एंड पेरिजी के इनके इनकी जो खासियतें होती हैं उसका यूज करके आप जंप करते हो। इसके अलावा हाइट के बेसिस पे लो अर्थ, मीडियम अर्थ एंड हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करी थी। तो हाई अर्थ, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो आपका ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक जो है, सॉरी 20,000 किलोमीटर तक, लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक, और 2000 से लेकर के 35,000 तक की जो डिस्टेंस है। ठीक है, 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस जो है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। इसके पहले जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट है, और इसके आगे जो है वो क्या है, वो हाई अर्थ ऑर्बिट है। ये चर्चा जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, लो, मीडियम एंड हाई अर्थ ऑर्बिट की। इनका पर्पस तीनों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में जो है आप बार बार रोटेट करके दिन में कई चक्कर लगा लोगे। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उससे मतलब दिन भर में 2-4 चक्कर लग जाएंगे। और हायर अर्थ ऑर्बिट की जब आप बात करेंगे तो वहां पे आपको स्लो हो जाता है। ठीक है, आप 2-4 दिन लगाएंगे लगाएंगे तब जाके आप अर्थ का एक चक्कर लगा पाएंगे। तो ये सारी चर्चाएं जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी बैंड। बहुत ब्रीफ में बात करी थी कि फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होते हैं। ये वो वेवलेंथ होते हैं जिसपे जिसको यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और सैटेलाइट्स जो किन तरीके की फ्रीक्वेंसीज का यूज करती हैं, तो वो हमने चर्चा करी थी अराउंड LSCX, कू के एंड का के बारे में बात करी थी। और इनका जो है क्या पर्पस होता है, थ्रूपुट क्या होता है, कि अमाउंट ऑफ डेटा ये पर सेकेंड कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रम में इस साइड में पढ़ोगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थ्रूपुट उसका बढ़ते जाता है। सिमिलरली एंटीना साइज की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होते जाती है, बट लाइन ऑफ साइट जो है वो आपको ज्यादा चाहिए होगी, एकदम एक्यूरेसी आपको पिन पॉइंट चाहिए होगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम बैंड यानी उसके बीच में कितना डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी बैंड की, तो वो भी आपको जैसे जैसे आप उस साइड में पढ़ोगे इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और रेन फेडिंग की कितना डिस्टर्बेंस इससे क्रिएट हो सकता है रेन वगैरह से, तो दैट्स अगेन जितना उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेन से,
फेड होने के या रेंज से डिस्टरबेंस होने के उसके चांसेस क्या हैं वो उतने ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बारिश बहुत तेज होने लगे तो हो सकता है कि एटीएम काम करना बंद कर दे, ठीक है, बट रेडियो जो है रेडियो अपना काम करता रहेगा। तो ये आपको ससेप्टेबिलिटी की बात होती है कि किस तरीके से किस फ्रीक्वेंसी बैंड की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये चर्चा करी थी। फिर वी टॉक्ड अबाउट इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, लास्ट जब में काफी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है इसकी चर्चा करी कि सिंघम सैटेलाइट से शुरू होके और फिर विक्रम साराभाई के दिमाग में आया कि भाई अपने को आगे बढ़ने का है, और यहाँ से इनकोस पार्क की स्थापना हुई जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में रहती थी। फिर आपका इसरो की स्थापना होती है 1969 में, और फिर आपको एक नया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट किया जाता है 1972 में। एंड देन हम इसके कौन कौन से स्पेसिफिक सैटेलाइट्स थे थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में देखा। वी टॉक्ड अबाउट साइट, स्टेप, ठीक है, आर्यभट्ट की चर्चा करी, भास्कर की चर्चा करी हमने, इनकी एप्पल प्रोग्राम की चर्चा करी थी। ये सारी चीजें, रोहिणी सैटेलाइट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि 1990s तक आते आते क्या डेवलपमेंट हुआ पीएसएलवी एंड जीएसएलवी को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसे क्रिएट किया स्पेसिफिक फॉर टू प्रोग्राम्स, जो आपका इनसेट प्रोग्राम है और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए प्रोग्राम है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कौन कौन से चीफ रहे हैं। ठीक है, कैसे आप याद करोगे तो फिर आप किसी ने और बनाया नहीं मोनिस कुछ। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट लास्ट में कि लॉन्चर्स ऑफ इसरो, इसरो कौन कौन से रॉकेट्स का यूज करती है। तो रॉकेट्स में हमने चर्चा करी थी कि साउंडिंग रॉकेट अब थोड़ा बहुत यूज होता है। पीएसएलवी की चर्चा करी थी, मेन वर्कफोर्स है आपका। मेजर जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं दैट वाज थ्रू पीएसएलवी। और इसके बाद ये चार किस तरीके से इसके डिफरेंट स्टेजेस की हमने बात करी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट जीएसएलवी कि जीएसएलवी की अपनी क्या खासियतें हैं। ये पावरफुल रॉकेट इसरो का सबसे ज्यादा पावरफुल जो जीएसएलवी मैक 3 है, तो इसकी कैपेसिटी 4 टन टू 8 टन है कि उस लेवल तक के सैटेलाइट्स को ये क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। ये चर्चा करी थी। लास्ट में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वी टॉक, एंड वी टॉक्ड अबाउट आरएलवीटीडी कि वो व्हीकल्स होंगे, वैसे रॉकेट्स होंगे जो कि आपको रिटर्न आएंगे स्पेस से। ठीक है, या इनको फिर से क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो प्लेन और उसके बीच का ये कुछ बनता हुआ आपको दिखेगा। ये पूरी की पूरी चर्चा मैंने इसलिए कराई ताकि आपके फिर से दिमाग में एक बार रिफ्रेश हो जाए चीजें। आप एक बार एक दो बार और देखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, कम से कम आपको पता हो कि मैंने पढ़ा क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसरो के सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसरो के मेजर सैटेलाइट्स जो हैं वो कौन कौन से। देखो, एक एक सैटेलाइट याद रखना पॉसिबल, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, बट उसके सीरीज को अगर आप देखोगे कि किस सीरीज का सैटेलाइट है तो चीजें याद रखनी आपको आसान हो जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स डाल लो, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स बाय इसरो, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पे इसरो, ये कौन कौन से प्रकार के सैटेलाइट हैं। तो पहला जो आपका तरीका है दैट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पहला जो कैटेगरी है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में मान लो आपको जीसैट सीरीज है, आपको पूरी की पूरी इनसेट सीरीज की जो सैटेलाइट है, ठीक है, एक्सेप्ट सम, एक्सेप्ट इनसेट और 3D, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी इनसेट सीरीज की जो सैटेलाइट है वो आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर में आती है। जीसेट के और एडूसेट, ये इस तरीके की जो सैटेलाइट है ये सारे के सारे क्या हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, हाँ, इनसेट 3D, डी डी फॉर डॉग। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इनसेट 3D थोड़ा अलग सैटेलाइट है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे किस चीज के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर कोई चीज छूट गई तो आप उसको देखोगे अच्छा ये किस चीज के लिए यूज होता है, अगर इसको बोला मैंने ये कम्युनिकेशन में नहीं यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरी कैटेगरी है दैट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। याद करो 1990s में हमने क्या बनाया था, दो चीजों के लिए, दो कैटेगरीज में डेवलपमेंट करना शुरू किया था। एक जो इंसेट सीरीज के लिए यानी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, और दूसरा जो हो रहा था वो रिमोट सेंसिंग के पर्पस के लिए हो रहा था। ठीक है, तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, ये क्या है, इनका जो बेसिक पर्पस है वो रिमोट सेंसिंग का पर्पस होता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, बट उससे बड़ा वर्ड जो हो जाता है दैट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसका एक सब पार्ट बनता है रिमोट सेंसिंग। तो इसमें जो आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सीरीज की पूरी जो सीरीज है दैट कम्स अंडर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तीसरी जो कैटेगरी है, तो ये पहली, ये दूसरी, तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज द नेविगेशन सैटेलाइट्स। ये काफी रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, जब बाकी कंट्री ने जीपीएस लॉन्च किया, बाइडू लॉन्च किया, ग्लोनस लॉन्च किया, तो फिर हमने कहा कि भाई अपने को भी एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का है, और फिर हमने नाविक लॉन्च किया। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं IRNSS नाविक, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS नाविक को लॉन्च किया, एंड दिस इज अ नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है,
तो जीपीएस के जगह पे क्या हो सकता है, इसका यूज हो सकता है। सिमिलरली गगन जो है, गगन इज ऑल्सो नेविगेशन सैटेलाइट। इस पे आएंगे स्पेसिफिकली, थोड़ा सा गगन को पढ़ेंगे क्योंकि इसके फीचर्स जो है थोड़ा अलग है। ये हो गया, ये मेजरली जो हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट भी अब इसरो ने लॉन्च करना शुरू किया। ये साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट जो है, इसका यूज जनता को डायरेक्टली, पब्लिक को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंटिफिक कम्युनिटीज के लिए। तो इसमें से जैसे एस्ट्रोसैट है, ये आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए स्पेस में कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसके लिए फिर इन्होंने क्या करा, एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया। इसके अलावा जो मॉम है, दिस इज मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये क्या है, ये अगेन एक साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। इससे आपको कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर रहे हो या रिमोट सेंसिंग नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्रहों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसके अलावा आदित्य L1 लॉन्च हुआ, ये सूरज के लिए था। आपने चंद्रयान को लॉन्च किया, ठीक है। आप आने वाले टाइम में गगनयान को लॉन्च कर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट। अब क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड, देखो यहाँ पे लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, ये 50 60 70 सैटेलाइट्स है, यहाँ पे भी लिस्ट बड़ी है, बट ये लिस्ट बहुत लिमिटेड है, ये लिस्ट बहुत लिमिटेड है। तो क्वेश्चंस अगर उठाने होंगे तो दो तरीके से उठेंगे। एक तो इसमें से कम्युनिकेशन या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में से जो लेटेस्ट वाले होंगे, ठीक है, कोई लेटेस्ट सैटेलाइट जिसकी कुछ अलग खासियतें रही हैं, तो उसको लेकर के सवाल बन सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, ठीक है। बट यहाँ पे काफी क्वेश्चंस अब बनने के चांसेस पुराने वाले से, मतलब कि पहले जो लॉन्च हो चुके हैं उनसे बहुत लिमिटेड है, ठीक है। नया कुछ लॉन्च हुआ, कुछ उसमें कुछ खासियत थी उसकी, तो वो आ जाएगा, तो वो अपने को नोटिस कर लेने का है। लेकिन ये ऐसा एरिया है जहां से कि सवाल आपको बनेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये जैसे ही लॉन्च होगा ये चर्चा आ जाता है। आप इमेजिन करो, हम इसरो जो है, जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट या जीसैट लॉन्च करेगी, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती, ठीक है। वो किसी वीकली में किसी ने कवर कर दिया कि अच्छा ये लॉन्च हुआ था पर्सपेक्टिव से। लेकिन जब ये सब सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं तो इसकी जम करके चर्चा होती है, ठीक है, सबका ध्यान खींचता है। तो यहाँ से इन सैटेलाइट्स पे आपको ज्यादा फोकस करने का है, ठीक है, तब ताकि जब आप न्यूज भी फॉलो करें या कोई भी मैगजीन फॉलो करें तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि मुझे किस पे फोकस करना है। जब आपको ये चीज क्लियर रहेगी तो आप अपना अटेंशन उसको दोगे, वो आपकी चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक रुकती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर रखोगे। इसके अलावा ये नेविगेशन सैटेलाइट है, जैसे मैं बात करता हूँ ना कि साइंस एंड टेक के सेक्शन को आप केवल करंट और स्टैटिक में नहीं डिवाइड कर सकते। एक टॉपिक जो है दैट इज द कंटेम्पररी साइंस, वो कंटेम्पररी चल रहा है, वो पिछले 4 साल 5 साल में वो चल रहा है न्यूज में। तो ये जो नेविगेशन वाला पिक्चर है, ये कंटेम्पररी का पोर्शन है, ठीक है। ये कंटेम्पररी पोर्शन है, ये चलेगा, आपको आ जाएगी बातें, क्योंकि कुछ ना कुछ नाविक में आईएनएसएस को लेकर के डेवलपमेंट हमेशा होते रहता है, ठीक है। उन्होंने सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया या उससे रिलेटेड उस तरीके की चीजें किसी कंपनी ने उसका यूज करना शुरू किया, तो ये चीजें चलते रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा फोकस इस पे ज्यादा होगा, इसको बहुत ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट्स किस किस तरीके के सैटेलाइट्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब आप ये कैटेगराइजेशन समझ लोगे तो याद करना आपको आसान होगा कि किस कैटेगरी का ये सैटेलाइट है। जैसे आप किसी सैटेलाइट को देखो, आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये मैं इसको किस कैटेगरी में डालूं। जैसे ही आप कैटेगरी क्लियर करोगे, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो पहली चीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पहली जो सीरीज थी हमारी कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कम्युनिकेशन का केवल और केवल जो मतलब है वो है आपको क्या बोलना, टेलीफोन पे बात करना, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। इसके अंदर में बहुत सी चीजें हो जाएंगी, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं, वो तो है ही। इसके अलावा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर में ही आ जाता है, ठीक है। आप एक जगह से दूसरे जगह न्यूज पहुंचाते हो। सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, सोसाइटल एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका थोड़ा बहुत कभी कभी वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। डिजास्टर वार्निंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विसेज, इन इन सब चीजों में कम्युनिकेशन का वो यूज करते हैं। इंडिया का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो यूज होते हैं दैट इज द इंडियन नेशनल सैटेलाइट, आईएनएस इनसेट जो सीरीज है वो आपको यूज होती है। अभी करेंटली जो है इसके 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, करेंटली 9 है, ठीक है। लॉन्च तो करीब करीब 45 के आसपास हुए, 9 ऑपरेशनल है, 9 जो है वो चल रहे हैं। अब नॉट नेसेसरी कि आप 9 को देखें कि अच्छा वो 9 कौन कौन सा ऑपरेशनल है, ना जाए उतने चक्कर में, ठीक है।
ये कहाँ पे प्लेस है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो प्लेसिंग कहाँ पे होगी इसकी? ऑब्वियसली जियो स्टेशनरी में जाएगी। ठीक है, तो ये आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म यहाँ से। इसकी जो पहली सैटेलाइट, तो हमेशा आप क्या करोगे, पहली और लास्ट वाली। पहली कौन थी वो कभी कभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और लेटेस्ट वाली जो लॉन्च हुई है उन्हीं दो को लेकर चलना है। तो पहली इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी दैट वाज इन 1983, उसका नाम था इनसेट 1B। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर आपसे ऑप्शन दे दे इनसेट 1A था या इनसेट 1B था, आप गेस करने जब जाओगे तो आप गलती करोगे। गलती आप क्या करोगे, आप इनसेट 1A को चूज करोगे, बट वो चला नहीं था, वो पहुंचा नहीं था। ठीक है, तो इनसेट 1B जो था वो इसका पहला सैटेलाइट था, क्योंकि ये यूनिक इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने नोट करा दिया। आप अगर गेस करने जाओगे, अच्छा बोलेगा पहला इनसेट का कौन सा सैटेलाइट था, ऑप्शन में इनसेट 1A 1B 1C 1D या 2 डाल दिया, आप ऑब्वियसली 1A को गेस कर जाओ। ठीक है, वो गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आपके इनसेट सीरीज के सैटेलाइट हैं वो कम्युनिकेशन का पार्ट बनाते हैं, एक्सेप्ट इनसेट 3D, इसको माइनस कर देने का है। ठीक है, ये इनसेट सीरीज में केवल इनसेट 3D एक सैटेलाइट है जो मेट्रोलॉजी के पर्पज से यूज होता है। ठीक है, ये आपको वेदर को समझने के लिए, मेट्रोलॉजी को समझने के लिए उसके पर्पज से यूज होता है। बाकी सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जीसेट सीरीज है, एडुसेट सीरीज है, ये सारे के सारे क्या है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो है ब्रीफ खाका आपको याद रखने का है। क्लियर है, यहां तक याद रह जाएंगी चीजें। तो इनसेट इनसेट सीरीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इनसेट 3D को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो इनसेट सीरीज के कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जीसेट भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इनको रखा जाएगा। ठीक है, 1983 पहला आपका इनसेट सीरीज का सैटेलाइट इनसेट 1B लॉन्च हुआ। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देखो, अब भी याद हो जाएगी, फिर जाके एक दो बार इसको याद कर लोगे, एक दो बार देख लोगे, चीजें याद। ठीक है, डन। चलो, इसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बाद दूसरी सीरीज कौन सी थी? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में ही जो लेटेस्ट वाला है वो मैंने डाल, देखो लिस्ट बहुत है। ठीक है, ये नहीं नहीं पॉसिबल है आपको कि आप 48 के 48 याद करो कि अच्छा कौन सा था, कब लॉन्च हुआ था, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला लॉन्च हुआ है दैट इज द जिसे 24। उतना अगर मन करे भी कभी तो मुझे देख लेना है लास्ट वाला, तो जिसे 24 जाके थोड़ा सा खोल के देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन किस चीज के लिए, क्योंकि 2022 में लॉन्च हुआ है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो उठाया जाए यहाँ से क्वेश्चन। बाकी आपको फिर ये सीरीज आपको दिखते रहेगी, चलते रहती है। हाँ जी। अच्छा चलो, एनिवर्सरी मना लेना इसकी, और क्या पढ़ लेना थोड़ा सा इसके बारे में। बट स्टार्टिंग यहाँ से चली। ठीक है, तो इनसेट 1A 1B 1C 1D। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना, जितने इनसेट के सैटेलाइट थे जिनका नाम में इनसेट लगा हुआ है, उसमें से कोई भी इंडिया ने खुद से लॉन्च नहीं किया, मतलब अपने रॉकेट से लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, सारे के सारे आप देखोगे एरियन रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, जस्ट आपको ये काम दे देगा। ठीक है, तो ये चली इनसेट 1B की जो है वो फेलियर हो गई थी, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। चलो, दूसरी जो सैटेलाइट की सीरीज थी दैट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूएस। और इसका जो पहला सैटेलाइट था, यहाँ पे गलती नहीं होगी, आराम से ये आप चल सकते हो, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A। तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस नहीं है, वही चीजें हैं। ठीक है, इसका ईयर बस याद रखना, 1988 यहाँ से हुआ। और उसके बाद फिर इंडिया इसरो ने बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है आपको लॉन्च किए। ठीक है, आज के डेट में भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कह सकते हो, ऑलमोस्ट उस कैटेगरी में यूएस और चाइना के बाद भारत खड़ा होता है, जिसके पास रिमोट सेंसिंग की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे नहीं है, बट डेफिनेटली उस रेस में आपको दिखेगा। और इनका इनसे जो डेटा आता है, तो रिमोट सेंसिंग के का जो डेटा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए कि भाई अच्छा हमारे यहाँ क्या खेती हुई है, किसकी कितनी खेती हुई है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट मिलता है ना कि इस साल इसकी ये फसल इतनी रोपी गई, इतने हेक्टेयर में गेहूं लगाया गया है, इतने हेक्टेयर में चावल लगाया गया। ये कैसे पता चलता है? ये इन सैटेलाइट्स बताती हैं कि भाई इतने एरिया में आपका किस एरिया में कितने फसल की खेती हुई है। ठीक है, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज आप पता लगाते हो, भाई वाटर रिसोर्सेज का क्या हाल है। अर्बन प्लानिंग के पर्पसेज के लिए यूज हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, सबसे बड़ा इसका एक बड़ा रोल है दैट इज द मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, कि मिनरल्स को खोजना कि किस एरिया में मिनरल्स हो सकते हैं, उसमें भी इनकी मदद ली जाती है। आपको फॉरेस्ट रिलेटेड जो रिपोर्ट आते रहते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे आते हैं, तो उसमें भी आपको क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे यहाँ घट रहा है कि बढ़ रहा है,
वो सब कुछ डेटा जो है ये कहीं ना कहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, ओशियन रिसोर्सेज से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक ये एक ऐसा एरिया है। तो आप सिंपल याद रखना कि जहां पे आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, अच्छा ये आप कह सकते हो डिफरेंट एरियाज में बांट सकते हो कि एग्रीकल्चर में कितनी कितनी खेती हुई है, रिसोर्सेज वहां पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे क्या है। तो जब आपको इंडिया से रिलेटेड डेटा डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग करके देखना होगा, वहां पे आप किसका यूज करोगे, वहां पे आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, कि किस रीजन में क्या है, शहरी क्षेत्र कहाँ पे, किस स्टेट में कितने परसेंट शहरी क्षेत्र हैं, आपको देखना है। आपने सैटेलाइट लगाया एंड यू विल फाइंड कि अच्छा क्या कहानी चल रही है, ठीक है, डेंसिटी घनत्व कहाँ पे कितनी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके पर्पज से आप use कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको अगेन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की रहेगी। तो इसके यूज और पहला कब लॉन्च हुआ था, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगेन इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, फिर से तो नहीं पॉसिबल होगा आपके लिए या आप फिर से रट्टा मारो सारे के सारे, ठीक है, तो ना ही करें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें जो लास्ट लॉन्च हुआ है 2023 का, ठीक है, चलिए इसके बाद अगेन नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, 44 और उस पिछले वाले में कितने थे, 46, 48 था, 46, तो दोनों को जोड़ लो, ठीक है, कितने सैटेलाइट्स हुए हैं वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट वाला जो मैंने बोला 2023 में लॉन्च हुआ था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7, ये खास इसलिए था कि यहाँ पे एसएसएलवी का यूज हुआ था, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बाकी में आप देखोगे पीएसएलवी जीएसएलवी का यूज हुआ है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा आपको स्पेशल स्पेशल हो जाता है, बाकी कुछ और था नहीं इसमें। ठीक है, चलो अगेन यूएस 7 देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। पहला आप देख लोगे, पहला कौन सा था, भास्कर 1 था, ठीक है, तो पहला देख लो, दैट्स वन, तो वन वहां पे 1 भी लिखा हुआ है आईआरएस, ठीक है, ये बट ये काफी पहले, उससे थोड़ा पहले की चीजें हैं, भास्कर 1 रोहिणी, वो जो सीरीज लॉन्च हुआ है आईआरएस की वो 1988 से लॉन्च हुई, बट भास्कर का भी पर्पस वही था, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा हुआ है। आईआरएस सीरीज जो लॉन्च हुई ना, वो सीरीज बाद में लॉन्च हुई, ठीक है, ये उस सीरीज का नाम, बट भास्करा 1 भी पर्पस क्योंकि वही था, इसलिए इसको लिख दिया गया इस कैटेगरी में। ठीक है, तो भास्करा 1 को आप ऐसे भी देख चुके, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, इसके बाद तीसरी कैटेगरी, दैट इज द नेविगेशन, और नेविगेशन कैटेगरी के नेविगेशन सैटेलाइट्स के अंदर में दो सैटेलाइट्स को हमने इंपॉर्टेंट देखा, वन वाज द नाविक आईआरएनएसएस और दूसरा जो है गगन। गगन को पहले समझो क्या गगन है क्या। गगन जो है, गगन आपको एक तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे जीपीएस क्या करेगा, जीपीएस आपको लोकेशन बताता है, गगन क्या करता है कि जीपीएस की मदद से वो ट्रैफिक को और बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करता है कि कहाँ पे किस रूट पे कितनी भीड़ है। बट ये ट्रैफिक जो है ये आम लोगों के लिए नहीं, एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है, तो क्योंकि एरोप्लेन्स के लिए है तो इसीलिए इसको जो लॉन्च करने का काम है वो इसरो और साथ में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना, ये इसको कहा जाता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऑगमेंटेशन सिस्टम मतलब जो पहले से अवेलेबल था उसको आपने और क्या किया, और ऑगमेंट किया, उसको और बेहतर किया, ठीक है, संवर्धन प्रणाली। तो वो चीज ध्यान रखेंगे, इसको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंटेड ज्वाइंटली विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगेन ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपको कि किसके साथ मिलकर के किया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो बेसिक आइडिया क्या है कि जो सिविल एविएशन के लिए यानी कि फ्लाइट्स को उड़ने के लिए जो एक्यूरेसी चाहिए इंफॉर्मेशन की, वो जीपीएस की मदद से इनको क्या कराया जाए, इनको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, तो ये जीपीएस से ही डेटा कलेक्ट करता है और जीपीएस से डेटा कलेक्ट करके उसकी जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली फॉर सिविल एविएशन उसको उस फॉर्म में डाल के उन तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये गगन का बेसिक आइडिया है। ठीक है, गगन पूरा का पूरा इसका वर्किंग का जो तरीका है ये है। दिस सिस्टम विल बी इंटरऑपरेबल विद अदर इंटरनेशनल एसबीएस सिस्टम, यानी इस तरीके के कोई और भी सिस्टम्स हैं दुनिया में जो और भी हैं, जैसे जापान ने अपना बना रखा है, ठीक है, ईस्ट एशिया में चल रहा है, तो उनके साथ भी ये क्या करेगा, इंटरऑपरेबल, उनके साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकता है, उनके जगह पे इसको यूज किया जा सकता है, इनके इसके जगह पे उनको यूज किया जा सकता है। तो क्या होगा कि एक एरिया से मान लो जापान ने अपना बना रखा है एसबीएस, ठीक है, इंडिया ने अपना बना रखा है, तो कोई भी फ्लाइट जब आएगी जापान से इंडिया आएगी
तो क्या होगा, बीच में उसको थोड़ी ना कि अच्छा अब क्या करें। तो इन दोनों को क्या होगा, सिमलेस कनेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, वो जापान स्पेस से जैसे इंडियन एरोस्पेस में आई, वो अपना कनेक्शन वो अपने हिसाब से रीरूट कर लेगा, वो ठीक कर लेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये इंटर ऑपरेबल होते हैं। इंटर ऑपरेबल का ऐसा ही मतलब समझो कि एक चार्जर है जो सी टाइप आ रहा है, अब सी टाइप को आप हर जगह यूज कर रहे हो जहां चाह रहे हो, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑपरेबल। पहले आप क्या करते थे, अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग चार्जर लेके आते थे, तो वो इंटर ऑपरेबल नहीं था। बट अब सेम चार्जर आप अपने स्मार्ट वॉच के लिए यूज कर रहे हो, हेडफोन के लिए यूज कर रहे हो, मोबाइल के लिए यूज कर रहे हो, टैबलेट, सबके लिए सेम चल रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसका जो गगन सिग्नल इन स्पेस जो यूज करता है, ये कौन सी सैटेलाइट का यूज करता है, तो जीसैट 8 एंड जीसैट 10। कम्युनिकेशन पर्पस भी है इसका, तो इसीलिए जीसैट सीरीज के सैटेलाइट्स जो है वो यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ ये नहीं, गगन के लिए आप याद रखेंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जीपीएस का यूज करता है। ठीक है, जीसैट 8 एंड जीसैट 10 का प्रयोग करके उसको और बेहतर करने का प्रयास करता है। जीपीएस किस देश का था, अच्छा ग्लोनस, और जो आपको यूरोपियन यूनियन का था, ठीक है, तो चलो। तो मैं कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, तो डोंट वरी, आप अगर तैयार होकर नहीं रहेंगे, तो आप जो है तैयार होकर ना रहे, तो आप ये करें कि जाके फिर इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तैयार ना रहना कोई गलत बात नहीं है थोड़ा बहुत तो है, बट उतना भी नहीं है, क्लास में हो जाता है, याद नहीं रहती हमेशा। ठीक है, डन। तो जीसैट 8 जीसैट 10 गगन, गगन का वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्लियर रहेगा। अब देखो, क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, तो उनमें से बोल देगा अच्छा इनमें से कौन सा है फीचर जो कि स्पेसिफिकली सिविल एविएशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो है, गगन के बाद तो इस तरीके से कुछ आपको इसका दिखेगा। तो यहाँ पे जीपीएस से वो सिग्नल ले रहा है, बाकी अलग अलग वो सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा है, सबको मर्ज करके वो कर रहे हैं, तो वो काफी अलग से इसका नेटवर्क दिखेगा। ठीक है, उस ये में नहीं जाना है, स्पेसिफिकली गगन यूजर के लिए यूज होता है ये अपने को देखना। ठीक है।
वो ठीक है। ऑल राइट। ये ठीक है, ये इसको जूम कर लीजिए बस, थोड़ा सा फोकस कीजिए। कोई बात नहीं, उसको आने के लिए हो आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए। वो होगा, वो थोड़ा देर के बाद स्टार्ट होगा। कर रहा है, तो कब आएगा कब आएगा, हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, गगन की चर्चा हमने करी थी। उसके बाद जो, अच्छा जो लोग ऑनलाइन हैं, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टरबेंसेस क्रिएट हुए, सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। चलो, आ जाओ वापस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट आईआरएनएस नाविक। अब ये है क्या, पहली चीज आप ये ध्यान रखें, इसका बेसिक पर्पस क्या है। इसका पर्पस है आपको, ये जिस तरीके से जीपीएस काम करता है, आपकी पोजीशन बताता है, आपको बताता है कि भाई आप कहाँ पे हो, उस रीजन में आपको क्या बताता है, दिस प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम जो है, ये इसका काम है। बट ध्यान रखना कि नाविक जो है ये केवल और केवल इंडिया में ही नहीं बताता है, ये इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक इसकी कवरेज एरिया जो है वो आईआरएसएस नाविक की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया बाउंड्री। ठीक है, तो 1500 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है, आपके भारत के बाउंड्री से भी 1500 किलोमीटर तक है। अब जो ये आपका नाविक है, ये दो तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक ही से एक जो है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, एक जो है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारी सर्विस मिलती है, इसे इसको कहा जाता है जीपीएस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद तो इसके दो सर्विसेज हैं, एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, ये वैसी सर्विस है जो सिविलियन यूज के लिए सबको अवेलेबल, ये नॉर्मली सबको एक्सेस, सब लोग इसको कर सकते हैं। बट इसी में से आपको जो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी मिलती है। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस ये कुछ ही चुनिंदा लोगों को, जैसे खास करके डिफेंस वालों के लिए स्पेसिफिकली ये सर्विस डिजाइन करी गई है। ठीक है, यानी कुछ सुविधाएं एक ही सैटेलाइट से, जो आपका एक ही सिस्टम जो है नाविक, उससे कुछ सर्विसेज जो है वो आपको आम जनता के लिए खोली गई है, सिविल लोग भी उसका यूज करते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, जिसको कि एसपीएस कहा जाता है। ठीक है, उसी सैटेलाइट सिस्टम का यूज करके कुछ सर्विसेज जो है वो स्पेसिफिकली रखी रोकी गई हैं, और डिफेंस पर्पज के लिए, या आप कह सकते हो कुछ ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए, उसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ठीक है, तो दो टाइप की सर्विसेज जो है ये आपको आईआरएनएस नाविक जो है ये आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दो हो गया। तीसरा इसकी जो खासियत है ये कि इसकी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी काफी बेहतर है। अप टू 20 मीटर से आप, बेटर देन 20 मीटर जो है ये इसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी बताता है ना, जैसे आप जीपीएस खोलते हो, नियर बाई आपका उसमें एक्यूरेसी बताता है कि किसने आसपास में जो है वो लोकेशन आपको बता रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नाविक है, नाविक की भी एक्यूरेसी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 20 मीटर के आसपास की इसकी एक्यूरेसी रेंज है। तो ये आप नाविक के लिए ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यूज होती हैं,
इसमें जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यूज होती हैं, चलेगा नहीं। ठीक है, इसमें आप जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो यूज होती हैं इसमें, वो टोटल 7 है। ठीक है, 3 + 4, ये 4 जो है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और 3 जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, तो उतना इंफॉर्मेशन के अलावा एक इंफॉर्मेशन और आप ये एक्स्ट्रा ऐड कर लें कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है इसमें 7 हैं, जिसमें से कि 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है, तो 7 सैटेलाइट्स, जाके चेक करना जीपीएस की कितनी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जीपीएस में कितनी सैटेलाइट्स यूज होती है, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि हर चीज एग्जाम पर्पज से ही दिखाए, कभी मस्ती के लिए भी देख लो। ठीक है, हम 7 से काम चलाते हैं, वो कितना यूज करते हैं। ठीक है, सो दो सिस्टम की हमने बात करी, एसपीएस और आरएस। इसके बाद एक्यूरेसी और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो इसके यूज होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये बना हुआ दिखेगा। तो आप देखो कि 3 सैटेलाइट जो है इसकी, आपको ये जियो स्टेशनरी में है। ये आपको 8 इसलिए बनाया गया कि ये घूमता हुआ ये पेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, तो दो दो के पेयर में जो है वो आपको 2 दिखेंगी। ठीक है, तो बाकी यही चीजें हैं, आपको स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस देता है, और ये सारी चीजें, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई उतनी ही आईएनएस नाविक के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट्स थे दैट वी हैव कवर्ड। इसके बाद जो आपका बचता है सीरीज, दैट इज ऑफ द साइंटिफिक सैटेलाइट्स। ठीक है, जो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं साइंटिफिक सैटेलाइट्स में से एक जो है पहला, तो मेजरली इसमें हम देखेंगे एस्ट्रोसैट को, इसमें हम देखेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन को। बहुत ब्रीफ पुराना हो चुका है, ठीक है, बट थोड़ा सा बहुत नजदीक उसको ब्रीफ में देख लेंगे। रिसेंट में चंद्रयान रहा है, तो चंद्रयान को डिटेल में देखेंगे। और आदित्य L1, ये काफी रिसेंट का हो चुका है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। इसके बाद आने वाले टाइम में गगनयान आने वाला है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख के, तो हाँ जी, उसमें भी टाइम है, बट थोड़ा सा बस बस उसको ब्रीफ में कि हाँ, फॉर द सेक ऑफ कवरेज ये हो चुका है। तो आप डालिए जो आपको साइंटिफिक जो स्पेसक्राफ्ट हैं, साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं, उसमें से पहला जो है दिस इज द एस्ट्रोसैट। ठीक है, ये जो बेसिक पर्पस है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, इसका नाम ही था, इसका पर्पस यही था कि अर्थ को जो है वो अर्थ नहीं, स्पेस को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में वो क्या करे, उसको ऑब्जर्व करे, उसको उसको समझे, उसको परखने का प्रयास करे। तो ये जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में उसको क्या करता है, पढ़ता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक्सरे में भी पढ़ता है, एक्सरे वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या है, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ना कि व्हाइट लाइट को जब ब्रेक डाउन करोगे तो 7 कलर्स निकलते हैं। बट उसके पहले भी आपको इंफ्रारेड होता है, रेड के नीचे, या वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट है। वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज है, लाइट ही है, बट वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में मूव करती है। अल्ट्रा वायलेट के भी ऊपर जाओगे तो आपको एक्सरे मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्सरे सोर्सेज हो गए, ऑप्टिकल जो कि हम देख सकते हैं, या अल्ट्रा वायलेट रेंजेस में। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में ये क्या कर सकता है, लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। तो जैसे एक्सरे जो है, एक्सरे को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें नहीं पता चलेगा, या अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, इनको भी नहीं पढ़ सकते। बट ये जो सैटेलाइट है यूनिवर्स में, एक्सरे, ऑप्टिकल और एंड यूवी रेंज, इन इन सब में इसको जो है वो पढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है कि एक ही टाइम पे ये मल्टीपल वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करके और उसको स्टडी जो है ये कर सकता है। इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी 2015 में, और लॉन्च तो जनरली इंडिया में लॉन्च करना है तो 98% चांसेस कहाँ से होंगे लॉन्च होने के, दैट इज फ्रॉम द श्रीहरिकोटा से वो लॉन्च हुआ हुआ है। ठीक है, तो 2015 में इसको लॉन्च करा गया था आपको, और दैट वाज फ्रॉम द श्रीहरि SDSC। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, यूजिंग द व्हीकल PSLV C30।
तो पहले के जो मेजर सैटेलाइट लॉन्च होते थे वो पीएसएलवी से होते थे, रिसेंटली हमने जीएसएलवी को यूज करना स्टार्ट किया है। तो एस्ट्रोसैट को लेकर के इतनी ही जानकारी आप इसको रखेंगे। ठीक है, अब हिंदी सुधर गई है इसकी। ठीक है, अब गलत है। हाँ जी, सीख गया है ये भी हिंदी। नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? ये हिंदी जो है काफी ज्यादा हिंदी हो जा रही है। एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय पिंडों के एक साथ बहुतरंग दैर्ध्य अवलोकनों को सक्षम बनाता है। काफी डीप हिंदी। ठीक है, डन हो गया, लिख लिया। एस्ट्रोसेट, इसको मैंने इसमें इसीलिए करा दिया कि छोटा सा था टॉपिक, यहाँ से कम चांसेस हैं क्योंकि पहला सैटेलाइट था, दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी आप कह सकते हो, इसलिए इसकी खासियत आपको बनती है, अदरवाइज तो। चलो, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बाकी जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, जो सैटेलाइट जो आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। Done? ठीक है, चलो, इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो पहला आपको लॉन्च हुआ आफ्टर द एस्ट्रोसैट, उससे पहले ही हो गया था ये तो, दैट इज द मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान। ठीक है, मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसमें लिखा जा पाएगा कि नहीं? इसमें लिखा तो जा सकता है, मुझे थोड़ा सा इसमें खोजना पड़ेगा कहीं। चलो कोई नहीं, ऐसे ही करते हैं क्योंकि इसमें करने में फिर और डिस्टर्बेंस होगी, ऑलरेडी डिस्टर्बेंस जो है। देखो, पहला जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ये आपको 2013 में लॉन्च हुआ, जो आप पहुंचना चाहते थे मंगलयान मंगल ग्रह पे। ठीक है, और टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है 450 करोड़। अब इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता है कितना पैसा जो है इसमें खर्च हुआ है। ठीक है, तो ना ही लिखेंगे तो कोई आपको कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि सबसे सस्ता मिशन था। ठीक है, हमने सबसे सस्ता में बना करके पहुंचा दिया था। वो पूरी पूरी वाला था ना, पूरी उसी दिखाया, पूरी तल के, हाँ। तो पूरी को तलते हुए जो है हमने जो मूवी आप देखेंगे, कौन सा मूवी था? मिशन मंगल। ठीक है, तो मिशन मंगल जो है अक्षय कुमार की मूवी है, तो आप उसको देखें जाकर के कि कैसे मंगलयान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है आपको चल जाएगा। तो सबसे कम रुपए में, क्योंकि भाई हमारे पास पैसे ऑलरेडी कम है, तो हमने जो है पहुंचाया। अब ये जो है इंटरप्लेनेटरी मिशन, भारत का ये पहला था। इंटरप्लेनेटरी मतलब अपने प्लेनेट के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने का, ये भारत का पहला मिशन था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने इस काम को पूरा किया, भारत मार्स पे पहुंचने वाला चौथा स्पेस एजेंसी बन गया। इसके पहले, हाँ जी, देश के तौर पे तीसरा। ठीक है, स्पेस एजेंसी के तौर पे जो है ये चौथा बन गया। ठीक है, तो आपको जो है नासा इससे पहले पहुंची थी,
उसके अलावा रॉसकॉमोस, ये जो है आपको यूएसएसआर की है, या आप रशिया आज के डेट में। और तीसरा जो है दैट इज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बट ये पूरा यूरोप के बाकी देशों का संगठित ग्रुप है, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि देश के रूप में हम तीसरे थे, स्पेस एजेंसी के रूप में आप जो है चौथे थे। बट इसको करने के साथ ही अपने पहले अटेम्प्ट में पहुंचने वाला जो है वो भारत पहला देश था। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर गया था ये। ठीक है, ये खासियत थी। ठीक है। और यहाँ पर देखो नासा अभी जो है मार्स पे बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला जो है। तो बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, और कभी कभार बीच बीच में कभी कभी खबर आ जाती है। जो ज्यादा आपको रिसेंट में खबर रहती है वो रही है इस परजीवियरेंस की। ठीक है, ये परजीवियरेंस जो है रोवर की हमने चर्चा करी थी थोड़ी सी, जब आपको हम बात कर रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर था इसका, नहीं, उसकी चर्चा हमने करी थी। तो परजीवरेंस रोवर, इसके अलावा जो तियानवेन मिशन है, तियानवेन ऑर्बिटर, तो ये किसका रहा होगा? तियानवेन नाम से पता है, चाइना। ठीक है, इसका जो रोबोट है झुरोंग। ठीक है, नाम ही थोड़ा अजीब है जी, झुरोंग। अब उसको पता नहीं, कुछ और प्रोनाउंस करते होंगे, हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को चाइनीज आती हो तो आप बता सकते हैं कि इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता होगा। इसके अलावा मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर, ईएसए का, क्यूरियोसिटी नासा का, तो बहुत सारे मिशन जो है चल रहे हैं। मेजरली में इनका नाम मैंने इसलिए रखा है कि कम से कम इसको याद रखेंगे। आज रिसेंट में इनकी जो है थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। ठीक है, तो परजिवरेंस, क्यूरियोसिटी नाम से पता चल जा रहा है कि बहुत किसी और का नहीं होगा, ये नासा के ही होंगे, क्योंकि रशिया के रिसेंट में कुछ है नहीं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो तियानवेन ऑर्बिटर, दैट इज ऑफ चाइना। स्पेस स्टेशन का क्या नाम है चाइना का? ठीक है, ये तो तियानवेन है। वो क्या था, तियानगोंग, तियानहे। हाँ जी, चलिए जाके सर्च मारे, तियानहे है कि तियानगोंग है, क्योंकि है दोनों ही, और दोनों ही उसके सैटेलाइट से, मतलब स्पेस स्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, और तियानहे उसका पहला था। ठीक है, मतलब उस सैटेलाइट का पहला हिस्सा जो भेजा गया था स्पेस स्टेशन का। ठीक है, तो ये क्लियर रखें। डन। तो मंगलयान के लिए इतना काफी है। नया होता, उस समय का होता, 2014-15 में पढ़ रहे होते, तो इसको और डिटेल में देखते अपन कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बट 10 साल पुरानी न्यूज को कितना ही देखें। हाँ, हाँ। नॉमिनल ऑफ करेंट ऑपरेशनल मतलब 38 है वो स्पेस में, इसमें कि 32 ऑपरेशनल है। नॉमिनल कहने का मतलब उसका ये होगा कि कितने सैटेलाइट एक टाइम पीरियड पे काम करते हैं। डन। गर्मी बहुत ज्यादा होगी नहीं? ठीक है। इस
तरह इशू हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आपको जो है जो स्पेसक्राफ्ट था उसके इंजन्स को थोड़ी देर के लिए आप ऑन करोगे, फिर क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, उसको चलने दोगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी आपको चल रही थी। तो वही आपको पिक्चर में जो आप देख रहे हो वो कुछ इसी कहानी को बयां करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पे आप ऑर्बिट जो है इस तरीके से जंप करा रहे हो और फिर आपने एक लंबा ऑर्बिट लिया और आप पहुंच गए कहाँ पे, मार्स पे पहुंच गए। तो इस तरीके से ये पूरी चलने वाली कहानी यहाँ पे चली थी। 2014 में मार्स पे पहुंचा था, तो वो पूरी की पूरी कहानी एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था, क्या था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अभी रिसेंट में जो इंपॉर्टेंट रहा, चर्चा का विषय रहा, दैट इज द चंद्रयान। तो क्योंकि चंद्रयान 3 की बात हो रही है, तो बिना एक दो के कैसे पहुंचोगे 3 तक। ठीक है, तो एक को दो को बहुत ब्रीफ में देख लेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, 2008। ठीक है, तो 2008 हम सबको पता है इसका। इसको भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज टू क्रिएट अ 3D एटलस ऑफ द मून। ठीक है, कि चंद्रमा का हम क्या करें, एक मैप बनाए, 3D रूप में इसका एक मैप बनाए। सो ये आपको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, दैट इट वाज लॉन्च फ्रॉम पीएसएलवी। ठीक है, मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूं, बट जो बोल रहा हूं कम से कम उसको आप नोट करते चले। ठीक है, पीएसएलवी से इसको लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट था, ये क्या कर रहा है, ये आपको लैंडर नहीं था, ये केवल और केवल ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब ये चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। रिसेंट वाले आपने चंद्रयान के जो मिशन देख रहे थे, उसमें आप चंद्रयान को उतार रहे थे, लेकिन यहाँ पे उतारने का कोई भी प्रक्रिया नहीं था। यहाँ पे केवल और केवल उसका चक्कर लगा के, जिस तरीके से रिमोट सेंसिंग कर रहे थे, उसी तरीके से रिमोट सेंसिंग करके, मून के रिमोट सेंसिंग को करके आप क्या कर रहे थे, उसका मैप बनाने का प्रयास कर रहे थे। सो करीब करीब 100 किलोमीटर के हाइट पे, ठीक है, ये मूव कर रहा था। और मून का केमिकल कंपोजिशन क्या है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसके मैपिंग करने का ये प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग एक तरीके से कर रहा था। इस चंद्रयान मिशन की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि यहाँ पे हमें क्या मिला था, वाटर वेपर की, या वाटर दोनों फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में भी और वाटर आइस के फॉर्म में भी। तो दोनों ही फॉर्म में हमें क्या था, इस चंद्रयान 1 ने आपको बताया था कि चांद पे जो है वो पानी मिलता है। ठीक है, चांद पे पानी है, आप जा सकते हैं, तो प्यासे नहीं रहेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी चंद्रयान 1 ने आपको बताई। तो बस इसीलिए कि 2008 में लॉन्च हुआ, पीएसएलवी से लॉन्च हुआ, 3D मैप बनाना था, पानी की खोज की, इतना इंफॉर्मेशन चंद्रयान 1 से आप, बाकी बहुत ज्यादा इसके चक्कर में। ये जो है, इतनी गर्मी, ये सामूहिक पापों की सजा है हमारे। ठीक है, मानव जाति ने जो सामूहिक पाप किए हैं ना, ये उसकी सजा। हाँ, तो दूसरी पीढ़ी मजे भी तो ले रही है पहली पीढ़ी का किया हुए का। अरे इतने मजे से तुम घूम रहे हो, ये कैसे घूम रहे हो, अदरवाइज हम भी जंगल में ही बैठे होते कहीं पे। ठीक है, गांव में बैठे होते। ये जो इतनी डेवलपमेंट देख रहे हो कि तुरंत से बैठ के आ जा रहे हो स्कूटर तुमको, तो वो भी देखो, एक ही चीज थोड़ी मिलेगी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा, तो मान लो उसकी संपत्ति आपने दी है, तो उसके साथ साथ उनके जो लाइबिलिटीज हैं वो भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो संपत्ति हमने ली है, तो लाइबिलिटीज कौन लेगा। ठीक है, आया, चलो, कम रिकॉग्निशन करने पे ही लाइट आ गई, तो कम बात नहीं, हमें अपनी गलतियों को माने हम, तो लाइट आ गई है। चलो, ठीक है, चंद्रयान 1। इसके बाद दूसरी चंद्रयान 2, ये वो वाला था जिसमें कि इंडिया का जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। ठीक है, आप उतरने का प्रयास कर रहे थे और उसमें क्या हो गया था, वो क्रैश कर गया था, आपका कॉन्टेक्ट छूट गया था 6-7-8 सेकंड पहले, और जो है क्रैश कर गया था। तो काफी तस्वीर वायरल हुई थी। जो के शिवम थे, तो उनको जाके प्रधानमंत्री जी ये कहते कि भाई जाने दो, टूट गया तो टूट गया, खिलौना फिर बना लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जो था ये था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। देखो, लैंडिंग दो तरीके की होती है, एक तो सॉफ्ट लैंडिंग होता है, दूसरा क्रैश लैंडिंग होता है या हार्ड लैंडिंग।
ठीक है, तो आप कूदे और कूदने के साथ साथ आप पूरे स्पीड के साथ कूदे, जितनी स्पीड थी आपने बहुत कम नहीं किया, बट अब जाके आपको चोट लगी, तो उस तरीके की लैंडिंग को जो कहते हैं वो क्रैश लैंडिंग कहते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि जब आप उतर रहे हैं, आप एकदम धीरे 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 करके उतर रहे हैं, आप अपनी स्पीड को इतना कंट्रोल करके उतर रहे हैं कि जब आप उतरे, जब जमीन को टच करें तो आपकी स्पीड बहुत ही मिनिमम हो। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग ये पर्पस हुआ करता है। तो इनका आइडिया था कि अपने को जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। लॉन्च तो किया गया था चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 और जीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। अब इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो मेजर मिशन इसके पहले लॉन्च हुए हैं वो पीएसएलवी से लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये जीएसएलवी था और इसमें भी जीएसएलवी मैक 3। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है जीएसएलवी मैक 3 का? LVM-3। ठीक है, LVM-3। तो ये आपको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे क्या क्या इनको क्या क्या मिली, अब इसमें क्रैश हो गया था। ठीक है, जो आपका लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, वो पूरा का पूरा क्रैश ही कर गया, तो बात छोड़ दो। हाँ, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर था वो घूम रहा था। ठीक है, इसका ऑर्बिटर तो आपको स्पेस में था, तो ऑर्बिटर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको बताई है। जैसे कि वाटर डिस्कवरी की बात करी, तो वाटर डिस्कवरी की जो बात आपको पहले वाले ने करी थी, उसको इसने कंफर्म किया कि ऑलमोस्ट वाटर के सिग्नेचर जो है वो हर लैटिट्यूड पे मून के मिले हैं, हर एरिया में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा आर्गन 40 जो है, आर्गन आर्गन की खोज इसने करी, क्रोमियम मैग्नीज के बारे में बात करी। ठीक है, तो ये आपको कुछ टर्म्स लिख लो कि अच्छा वाटर के अलावा और क्या क्या चर्चा यहाँ पे रही। ठीक है, तो आर्गन की चर्चा रही, क्रोमियम की चर्चा रही, मैग्नीज की चर्चा रही। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स के बारे में इसने पढ़ा। तो ये मोटा मोटी एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा क्या क्या चीजें इसको मिली है मेजर तौर पर। अभी इंफॉर्मेशन वो और डिकोड होगा तो और मिलेगा इंफॉर्मेशन तो और क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, तो आर्गन, क्रोमियम, मैग्नीज, वाटर, ये चार चीजें कम से कम आप याद रखें कि इसकी जो है आपको इनके बारे में आपको चंद्रयान 2 ने बताया था। हाँ जी, नोट्स के। अच्छा, अच्छा, वो लाइट नहीं रहने पर नहीं कम करता है क्या? अरे यार, नोट तो ये खुल जा रहा है। अच्छा, ये तो इसको हटा ही देते हैं। मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा है ये? इसको ये किसी चीज का बुरा मान गया अभी। ठीक है, हाँ जी, वो, हाँ, 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 वो वही किसी चीज का बुरा मानते रहता है वो टाइम में, तो चलो कोई नहीं। चंद्रयान 2, और इसके बाद आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंपेरेटिवली चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि किसका कितना खर्च लगा था, तो 380 करोड़, उसका 960 करोड़, क्योंकि आप उसमें ज्यादा करना चाहते थे। यहाँ पे पीएसएलवी का यूज हुआ था, वहां पे जीएसएलवी का यूज हुआ था, ये हमने बात करी थी। ये करीब करीब दोनों 1 साल तक काम करते हैं, वेट ऑब्वियसली उसका जो है वो ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चर्चे जो है आपको इसमें कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है। जो मेजर हमारे चर्चा का विषय है, दैट इज द चंद्रयान 3। यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं बताऊं, उसको आप जरूर से जरूर नोट करते रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको रिसेंट का है ये, तो क्वेश्चंस आने होंगे तो यहीं से आपको आएंगे। तो पहली चीज कि चंद्रयान 3 जो है आपको लॉन्च किया गया, अगेन जगह वही, SDSC, कुछ अलग से इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा लिख लेना बाबा, ऐसा नहीं करना। चलो,
ठीक है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो जो भी नए बच्चे हैं प्लीज आप श्रीहरिकोटा मेंशन कर ले। यहाँ पे जो पेलोड्स हैं, तो पेलोड्स के रूप में आपको लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर। पेलोड्स का मतलब जब गया तो एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल खुद का था, यानी जो रॉकेट गया वो था, साथ ही साथ लैंडर मॉड्यूल जो लैंड करने के लिए जो आपका विक्रम गया था, और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञानंद। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल है, ये तो आपको याद हो चुका होगा, वो इतनी चर्चा इनकी हुई, न्यूज वालों ने इतना पीटा इसको, ठीक है, एक ही इन्फॉर्मेशन को बार 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 बार। तो ये चीज तो नॉर्मली कवर हो गई। अब मैं वो कवर कराऊंगा जो न्यूज में कवर नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके कुछ अगर अगर इसके बहुत डीप में, बहुत डीप नहीं, बट अगर इसमें सवाल पूछना होगा उसको, तो वो हो सकता है इसके पेलोड पे सवाल पूछ ले। ठीक है, कि पेलोड इसके क्या क्या थे, तो कम से कम पेलोड्स के नाम आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें पेलोड जो है, चेस्ट करके पेलोड था, इल्सा करके था, तो इन पेलोड्स के नाम आप थोड़ा सा इनको आप याद करेंगे। ठीक है, तो जो आपको पेलोड्स हैं, वो एक समस्या नहीं है होगा। अब इसको हाईलाइट को मैं यहाँ से खत्म कराऊंगा। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन, थोड़ी सी चर्चा जो है आप देखोगे कि 2023 में लॉन्च हुई थी, ये तो सबको याद है। व्हीकल की वही LVM-3 थी, इसका भी वही, ठीक है, पूरी तल्ले वाला सिस्टम था। ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO। हमेशा पूरी तल्ले की बात है तो GTO का नाम याद रखना, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये भी वही, आप चक्कर लगाते रहे, फिर आप मून पे गए। पहले बड़ी बाउंड्री थी, फिर आप धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, असेंड करना है। हाँ, नहीं नहीं, वो, हाँ, वो डायरेक्ट गया था। हाँ हाँ हाँ, चंद्रयान 1 जो था ना, चंद्रयान 1 डायरेक्ट करने की प्रयास किया था, बट उसमें भी ऑर्बिटिंग थी, बट ऐसे नहीं थी। ठीक है, उसमें उसमें तरीका कुछ अलग था, उसमें कुछ अलग तरीका था, ये एपोजी पेरिजी का यूज करके ये इन्होंने इसको इसको यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा लूनर डे 14 दिनों तक इसकी हाइट थी, और ये सब कहानी बहुत ज्यादा ये नहीं करने का है। चलो, यहाँ पे जो अपने को फोकस करना है वो करना है इसके पेलोड्स पे। ये आपको अगर इंफॉर्मेशन अच्छे एग्जाम में अगर उसको पूछना होगा, तो हो सकता है वो पूछ ले। सिंपली एक तरीका ये हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज द टर्म्स चेस्ट, रंभा, इल्सा, ये क्या है। एक तरीका तो ऐसे बन गया क्वेश्चन करने का। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया कि रंभा, चेस्ट, इल्सा ये साइंटिफिक पेलोड्स हैं, ये किस मिशन में यूज हुए। ठीक है, और वहां पे करके फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। या फिर इनमें से कौन सा पेलोड है जो कि यूज हुआ है इन द चंद्रयान मिशन, और फिर आपको उसमें से तीन चार ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से अपने को तैयार रहने का है। ठीक है, जो आपको रंभा है इसका जो बेसिक आइडिया है, रंभा का यूज, रंभा लैंग्वेज प्रोब करके इसका पूरा नाम है रंभा LP। ठीक है, रंभा LP का बेसिक पर्पस यही है कि लूनर सरफेस पे, यानी चांद का जो सरफेस है वहां पे प्लाज्मा की क्या डेंसिटी है। प्लाज्मा किसको पता है? हाँ जी, प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में जाना जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन तो हम जानते हैं। चौथा जो होता है वो प्लाज्मा होता है। मैं कभी फ्यूचर में बात करूंगा कि किन किन तरीके के आपको स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तो फिर रिसेंटली और भी एक दो की चर्चा आई है। ठीक है, तो बट जो प्लाज्मा स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट में ये होता है कि वहां पे जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो आपका एटम होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं एटम को? अणु, अणु या परमाणु? परमाणु, ठीक है। तो जो भी एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर जाता है। तो क्या होता है कि एक मीडियम बना होता है जिसमें से एटम एक साइड में होते हैं, मतलब एक जगह पे होते हैं इकट्ठे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। इस तरीके का एक मीडियम है जो कि बनता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्टेट है उसको पढ़ने का प्रयास यहाँ पे कर रहा था चंद्रयान 3 का जो पेलोड है रंभा LP। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट जहां पे भी बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वहां पे ये प्लाज्मा स्टेट बनने के चांसेस होते हैं। जैसे सन वगैरह में ये प्लाज्मा स्टेट आपको बहुत मिलता है। ठीक है, इसके बाद और जो दूसरा पेलोड है इसका, जिसको कहते हैं चास्ट। चास्ट का जो बेसिक पर्पस यही है, ये थर्मल एक्सपेरिमेंट्स को कर रहा है। थर्मल एक्सपेरिमेंट मतलब कि किस तरीके से मून में मान लो कि हीट कैसे प्रोपोगेट होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मून के किसी एरिया को थोड़ा सा गर्म करेगा, हीट करेगा, और हीट करके पढ़ना चाहेगा कि अच्छा यहाँ पे कैसे, क्या कनेक्टिविटी की क्या कंडीशन है। तो इस तरीके के जो आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो चास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि थर्मल, थर्मल का मतलब ही क्या होगा, हीट से रिलेटेड होगा। तो हीट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह पे
जा रही है। इसके अलावा जो इल्सा है, इल्सा का बेसिक याद रखेंगे, ये सेस्मिक एक्टिविटीज को पढ़ने के लिए गया है। ठीक है, सेस्मिक एक्टिविटी यानी मून में किस तरीके से अर्थक्वेक वगैरह कैसे प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ जब अर्थक्वेक आता है, कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो वो कैसे प्रोपोगेट करता है, मून में क्या अर्थक्वेक उस तरीके की कुछ होती है और होती हैं तो वो सेस्मिक वेव किस तरीके से जाता है। एक्चुअली इसी को आगे वो और बेहतर आगे जाके वो इसको डेवलप करके वो मून की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे, बट इनिशियल पीरियड में वो क्रस्ट वगैरह ही उसको उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्योंकि आप देखोगे अर्थ का जो आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा होगा वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव्स ही हम बताते हैं। तो वही कहीं ना कहीं प्रयास है कि मून के आंतरिक संरचना किस तरीके से उसको जाना जाए। तो रंभा, चास्ट और इल्सा, ये तीन जो है ये मेजरली आप याद रखेंगे, ये आपको गए थे और ये किसमें है, ये लैंडर में यूज हुए थे। ठीक है, जो आपका विक्रम लैंडर था तो विक्रम लैंडर के साथ ये आपको तीनों के तीनों जो है वो गए हैं। इसके अलावा लैंडर के अलावा कुछ आपको रोवर में भी पेलोड्स थे। तो रोवर जो है ये आपका जो छोटू सा रोबोट जा रहा था, ठीक है, घूमते हुए, तो उसमें भी आपको उसमें जो मेजर वाले रहे हैं, जो पहला आपको है एपीएक्सएस, इसका बेसिक आइडिया ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसका जो पर्पस है वो ये जानना कि लूनर सॉइल में, उसकी मिट्टी में और चंद्रमा के जो आपको रॉक्स हैं उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो ये पढ़ने का प्रयास जो है आपका एपीएक्सएस करेगा। ठीक है, मिट्टी और चट्टानों में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो मिलते हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर जनरली इसी चीज के लिए यूज भी होता है। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल एलिमेंट्स हैं वहां पे आपको दिखेंगे। सिमिलरली आपको लीव्स का भी पर्पस कहीं ना कहीं वही है, दोनों में अंतर यही है कि वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और ये लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, बट दोनों का पर्पस जो है मिलता जुलता है। तो रोवर रोवर पेलोड में सब कुछ भूल जाओ तो याद रखना ये मिट्टी के एंड रॉक से कंपोजिशन को पढ़ने के लिए इसमें जो भी पेलोड्स लगे हैं उसी चीज के लिए लगे हैं। ठीक है, इसमें उसमें इसमें बहुत वेरिएशन नहीं है, तो आपको याद रखने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, लिव से लेजर है और एक्स है तो वहां पे एक्सरे है, बट है दोनों का पर्पस वही, दोनों ही स्पेक्ट्रोमीटर के तौर पे आपको काम करेंगे। ठीक है, तो चास्ट, रंभा और आपका जो है इल्सा, लिव्स और एपीएक्सिस। ठीक है, तो 5 पेलोड। अब इससे ज्यादा अगर डीपर कोई सवाल पूछता है तो फिर तो प्रणाम करके चले आना। ठीक है, हाँ जी, तो आप ही की नहीं खराब होगी, फिर सबकी खराब होगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहा जाता है। ठीक है, यही तो ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में यही ध्यान रखना कि टफ क्वेश्चन आया तो समझो कि मेरे ही लिए टफ नहीं है, ये सबके लिए। ठीक है, आपका आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बैलेंस रहेगा, इससे आप परेशान नहीं है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा एक जो मॉड्यूल था आपका, प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी इन्होंने भेजा था। ये आपको जब रॉकेट था वो रॉकेट नहीं, वो अर्थ, वो एक्चुअली बेसिकली अर्थ को जब उन्होंने बोला कि रॉकेट भेज ही नहीं तो अर्थ को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप था इसका पर्पस यही था कि अर्थ जो है, अर्थ से निकलने वाले बहुत सारे जो आप कह सकते हो वेवलेंथ थे, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम में जो इंफ्रारेड रेंज में जो बहुत सारे लाइट के सोर्सेज मिलते हैं या एनर्जी के सोर्सेज मिलते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास जो है वो ये सेप मॉड्यूल में करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं। तो सेप जो है ये मून को स्टडी करने के लिए नहीं था, ये बेसिकली अर्थ को स्टडी करने के लिए था, बट क्योंकि इसी के साथ गया था तो ठीक है। तो इतनी कहानी रही आपको ऑफ द, ठीक है, डन। पेलोड याद रह जाएंगे, नाम भी याद रख लोगे ना तो काम हो जाएगा आपका। काम ना भी याद रखो, नाम भी याद रखो तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और इसमें इसके अलावा जो पेलोड आएंगे थोड़ी चर्चा वो आदित्य L1 में है। डन। चलिए, इसके अलावा चंद्रयान 3 में अपने को मिला क्या क्या अभी तक। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको एक एक लाइन में लिख लेना, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको मिली हैं, की फाइंडिंग्स क्या क्या है। ठीक है, तो एक की फाइंडिंग जो है जो आपको चास्ट ने बताया है, चास्ट बताता है आपको कि भाई जो मून की टेम्परेचर है सरफेस पे वो करीब करीब
70 डिग्री आपको टेम्परेचर उसने बताया है। तो हमने पहले अंदाजा लगाया था कि 28-30 डिग्री के आसपास होगा, मून ठंडा होगा, बट ये बता रहा है कि नहीं, मून कोमल और शीतल नहीं है। मून जो है वो थोड़े गुस्से में है, ठीक है, मून जो है गर्म है, हॉट है, ठीक है। तो अभी तक मून को कूल माना जाता था, बट नाउ मून इज हॉट, ठीक है। आपको आपकी भाषा में जो है वो हॉट करके याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लगाया, खास करके क्योंकि साउथ पोल पे ही उतरा है तो उसमें आपको सल्फर, ठीक है, सल्फर को मेंशन करेंगे, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा वे आर ऑल्सो डिटेक्टेड, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 का, आपको चंद्रयान 2 में हमने बात करी थी थोड़ी सी, चंद्रयान 3 में भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा इन चीजों के बारे में भी पता चला है। इसके अलावा यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट को क्योंकि पढ़ने गया था कि क्या मून के सरफेस से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है एटमोस्फेयर में, जो भी हल्की फुल्की एटमोस्फेयर है मून पे, थोड़ी बहुत ही है सरफेस के आसपास में ही। तो यहाँ पे जो आपका रंभा पेलोड था, जो रंभा एलपी था, उसने बताया कि हाँ, मून के सरफेस पे थोड़ा बहुत प्लाज्मा स्टेट वहां पे बनता है लोअर सरफेसेस पे, ठीक है। तो यानी कि प्लाज्मा स्टेट का होना, टेम्परेचर का 70 डिग्री के आसपास होना, और उसके अलावा इन एलिमेंट्स का मिलना, ये मोटा मोटी आप याद रखोगे कि चंद्रयान 3 से हमें अभी तक मिला, और डेटा आते रहेंगे, ठीक है। वो डेटा अभी आपको कंटिन्यूअस चलेगा। ये मैं अभी तक की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसीलिए तो सवाल उठता है बहुत सारे। लेकिन अब देखो, उसको उसको लेकर के जो है ना, थियरीज बहुत सारी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भेजा गया, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, ये कहीं पे ऐसे ही स्टूडियो में। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना, वो अब लेके जाते हो कुछ, वो नहीं वो कर पाए। अब नहीं किया होगा तभी तो, मान लो ऐसे सवाल मैं उठा दूं भाई, और मैं सवाल उठाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा। हालांकि देखो, कुछ चीजें हैं, सवाल उठने योग्य हैं, ऑब्वियसली उठती हैं, बट फिर जैसे अब लूनर सॉइल वगैरह वहां से लेकर के आए हैं, तो अब लूनर सॉइल बोलते हैं कि भाई ये लूनर सॉइल ही है, तो देखो क्या है, ठीक है। तो वो अब कैसे आप उसको 100% मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा तो थोड़ी ना कहोगे ये सब बकवास था, ठीक है, मान लो कि हाँ है, ठीक है। इन सब तरीके की बातें जब करनी होंगी हमें क्लास के बाहर, हम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको इस तरीके की जो हाइपोथेसिस होती हैं, ये क्लास के बाहर कर सकते, क्लास में नहीं कर सकते। हाँ जी। हाँ, ये फैक्ट्स डेटा है, तो इसके साथ छेड़छाड़ मैं नहीं कर सकता, ठीक है। वो सवाल उठाना है, क्लास के बाहर उठाएंगे हम, ठीक है, क्लास के बाहर इन सबसे जम के सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कहानी क्या क्या बताया आपको, वाटर की प्रेजेंस तो पहले ही क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट थोड़ा बहुत मिलता है मून के सरफेस के आसपास में, टेम्परेचर जो है 70-80 डिग्री के पास पहुंच रहा है, और इसके अलावा ये एल्युमिनियम, आयरन, ये जैसी जो आपको जो कैल्शियम जैसी जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये आपको मिलती हैं मून के सरफेस पे। ये पूरी पूरी चर्चा इन्होंने बताई है इस चंद्रयान 3 में, ठीक है। और डेटा अगर इसमें कुछ ऐड होता है, नया कुछ आता है, तो आप देखेंगे उसको, अभी तक का। इसके अलावा यहाँ पे ये ने बताया कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अगेन, कि जिस तरीके से धरती पे भूकंप आते हैं वैसे ही चांद पे भी भूकंप आते हैं, बट अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो आपका इल्सा पेलोड था, इसने बताया कि यहाँ पे अच्छा, ये उल्टा हो गया क्या, अच्छा, पूछे वाला हिंदी में रह गया, ठीक है। तो उसको लिख लो, मैं बता रहा हूँ क्या है। नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा पेलोड आपको बताती है कि मून पे भी भूकंप आने की संभावनाएं जो हैं वो हैं, ठीक है। वो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को कि चंद्रमा के सरफेस पे भी भूकंप जो है वो होंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्रेटर जो है इन्हें मिला है, ठीक है। रोवर आइडेंटिफाइड 4 मीटर डायमीटर क्रेटर, क्रेटर समझते हो। तो जब ज्वालामुखी फटती है, यानी वोल्केनिज्म होता है, वोल्केनिज्म होने के बाद क्या होता है कि जब वो ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर वाले जो सरफेसेज होते हैं वो इरोड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करूं मैं, देखो इस तरीके से, अरे बाबा, तो मान लो ऐसे भूकंप आता है, ठीक है, मैं इसी पे कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से। तो यहाँ से ये उसका जो एरिया बनता है जहां से कि आपको लावा क्या होती थी, बाहर आती थी, तो ये लावा, ये एरिया धीरे धीरे क्या होता जाता है, जब लावा निकलना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे उसका इरोजन होता है, ठीक है। और इरोजन होने के बाद वो क्या है, तो एक तरीके से गड्ढा बन जाता है, या क्रेटर, बस फोटो खोल के देख लेना, ठीक है। वो क्रेटर यहाँ पे इनको मिला है कि भाई एक 4 मीटर डायमीटर का बहुत हेवी क्रेटर नहीं मिला है। इसके अलावा लूनर सॉयल, यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी
चर्चा उस समय जब चल रही थी कि जो आपका रोवर है प्रज्ञान, वो क्या कर रहा था, हमने बात करी थी कि वो जब उसका जब चक्का चलेगा तो वो क्या करेगा, भारत के तिरंगे का निशान और इसरो का ये का निशान जो है वो छोड़ेगा, बट वो थोड़ी मुश्किल हुई थी उसको ये काम करने में। ठीक है, तो नेशनल एम्बलम था। अच्छा, ठीक है, तो नेशनल एम्बलम का एंड इसरो के ये का, ठीक है, हाँ तिरंगे का नहीं छोड़ेगा वो। तो यहाँ पे हमने वहां पे, क्योंकि उसको छोड़ने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, निशान जो है वो बहुत परफेक्ट नहीं बन रहे थे, तो उससे पता चला कि वहां की जो मिट्टी है वो इस तरह, वहां की मिट्टी जो है थोड़ी काफी खुरदुरी टाइप की है। खुरदुरी मिट्टी समझते हो, रेगुलित मतलब एक खुरदुरी मिट्टी, सूखा तो है, सूखा होने के साथ साथ ना रेगोलिथ बोलते ही है उसको, हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रेगोलिथ बोलते हैं। जैसे ऐसे समझो कि पत्थर प्लेन नहीं है, अब काफी खुरदरा है, हाँ ठीक है। वो जो रॉक्स अभी है, रॉक्स पूरी तरीके से टूटे नहीं है, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उस तरीके की मिट्टी जो है वहां पे आपको मिली है, ठीक है। तो क्योंकि अब ऐसी प्लेन मिट्टी होती तब तो आसानी से निशान पड़ जाता, अब वो पत्थर होगा, छोटे छोटे कंकड़ होंगे, तो कैसे आप निशान डालोगे उस पर, ठीक है। तो ये इनको पता चला है कि वहां पे जो आपको लूनर सॉइल है वो एक तरीके से रेगोलिथ है, ठीक है। और इनको एक स्पेसिफिक नाम इन्होंने दिया है, जैसे कि उसने बोला कि रेगोलिथ कंकड़ तो है ही, कंकड़ के साथ साथ जैसे वोल्केनिक, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन पहले हुए थे, तो वोल्केनिक इरप्शन से निकले हुए ग्लासेस, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होते बहुत सारे मटेरियल बाहर आते हैं, उसमें से क्या होता है कि जैसे मान लो पहले कोई मिट्टी रही हो, तो मिट्टी में सिलिका की मात्रा होगी। सिलिका क्या होता है, सिलिका ग्लास होता है, सिलिका से, अब ग्लास किस चीज से बनता है, सिलिका से बनाते हो बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाके। तो मान लो कि वोल्केनिज्म हुई होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, तो वहां का सिलिका जो है वो थोड़ा बहुत ग्लास में कन्वर्ट हो गया होगा, तो उस मिट्टी में वो चीजें भी हैं, मिनरल के फ्रेगमेंट्स है थोड़े बहुत, और इन सबसे मिलकर के जो है लूनर मिट्टी बनी हुई है। और इसको इन्होंने नाम दिया, साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जिसको कि एग्लूटिनेट्स कहा, अब उसको इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया, एग्लूटिनेट्स नाम का भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाकर के इनकी इनकी इन्होंने बताया है लूनर सॉइल के बारे में, कि लूनर सॉइल जो है पृथ्वी की मिट्टी जैसी नहीं है, रॉक को कंपोनेंट्स हैं, ग्लास के कंपोनेंट्स हैं जो वोल्केनिज्म की वजह से बने हैं, ठीक है। वहां पे मिनरल फ्रेगमेंट्स हैं, और उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म बोला जिसको कि एग्लूटिनेट्स कहा है, कि ये भी वहां पे मिले हैं। क्या एग्लूटिनेट्स ये टर्म है, ये कोई नाम नहीं है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये एक तरीका है एग्लूटिनेट्स मिलने का, फिर ठीक है, एग्लूटिनेट्स ही बस याद रखना, और ठीक है, यूनिक कंपोनेंट है ये, लेकिन एग्लूटिनेट्स याद रखना, ठीक है। तो लूनर सॉइल के बारे में इन्होंने ये व्याख्या की कि लूनर सॉइल आपका किस तरीके का लूनर सॉइल वहां पे मिलता है। इसके अलावा डन। अरे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा थोड़ी सी जानकारी आपको चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। देखो, चंद्रयान की बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ, चंद्रयान 3 की, क्योंकि अभी हाल की खबर है, ठीक है, अदरवाइज इतनी चर्चा हम करते नहीं इसकी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जहां पे विक्रम लैंडर आपका उतरा है, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, श्री शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर्स, इसीलिए इन्हीं को करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम अब किसी ने पूछ दिया कि अच्छा उसका क्या नाम है, तो शिव शक्ति पॉइंट। और पुराना वाला जो क्रैश हुआ था, उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, दैट इज नोन एज द तिरंगा पॉइंट, ठीक है। तो ये अब इस तरीके के सवाल जो है कोई ना कोई पूछ लेगा तो क्या करेगा। इसके अलावा अगस्त 23, जिस दिन की उतरा था वो मून के सरफेस पे, उसको हमने दे दिया नेशनल स्पेस डे, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है हम मनाएंगे। खासियत ये थी कि चंद्रयान 3 जो है ये पहला मिशन बना जिसने की सॉफ्ट लैंडिंग की, एंड ऑन द सदर्न पोल, ठीक है। तो बाकी जगहों पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, बट सदर्न पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी मुश्किल था। ये जो है हमने पहली बार करके दिखाया, पहला कंट्री बना भारत जिसने की मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगर केवल सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो उसमें भारत जो है वो चौथा कंट्री आपको बन के आता है, आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। देखो, ये वन लाइनर्स आंसर है, ठीक है, ये वन लाइनर्स क्वेश्चन है, कहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे वन लाइनर्स किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये प्योर रट्टा मारने का है, ठीक है।
इसके अलावा जापान जो है अपने स्लिम मिशन के द्वारा पहुंचा था, कुछ लोगों ने माना कि ये सॉफ्ट लैंडिंग थी, कुछ लोगों ने माना कि वो क्रैश कर गया है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि वो सॉफ्ट लैंडिंग थी। तो स्लिम मिशन याद रख लेना, अगर पूछ ले तो कि हाँ जापान का, नहीं पूछे तो छोड़ देना। स्लिम याद रख लेना कि ये जापान का मिशन था। ठीक है, डन। तो ये वन लाइनर है। ठीक है, ये प्योर रट्टा मार देना अपने आप को। ठीक है, अब पूछ लेगा कि स्पेस डे किसको कहा जाता है, तो वो आपको डेट याद रहती है तो अच्छा है। जैसे मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या, मुझे डेट्स नहीं याद है। ठीक है, मैं नहीं, मतलब ये है किसी किसी की कोई समस्या होती है, मैं डेट्स भूल जाता हूँ। हाँ जी, आपको भी नहीं याद रहती? ठीक है, नहीं मतलब ऐसे नहीं कि मुझे, ऐसे जैसे हिस्ट्री तुम बोलोगे मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, बट विदाउट डेट्स। ठीक है, डेट्स मतलब मैं ईयर बता दूंगा, आसपास की चीजें बता दूंगा, डिस्टेंस बता दूंगा कितने दिनों के बीच की हुई थी, बट स्पेसिफिक डेट्स नहीं बता पाता। ठीक है, मुझे याद नहीं रहती। तो ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की चीजें जो है आप याद रखें। और यूपीएससी वाले एग्जाम में जरूरत भी नहीं पड़ती थी, तो मैंने कभी माथा भी नहीं खपाया, वहां पे डेट से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी डेट्स की। हाँ जी, कभी नहीं पूछता वो कि अच्छा डेट्स क्या था, इसका क्या था, पूछा नहीं उसने। ठीक है, चलो। इसके अलावा अब साउथ पोल, तो साउथ पोल पे हम क्यों जाना चाहते थे, उसके कुछ एडवांटेजेस अगर किसी एग्जाम में पूछ ले तो। कारण ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई पहुंचा नहीं था, सबसे बड़ी खासियत तो उसकी यही थी। तो यहाँ पे जो क्रेटर्स हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी के आपको अवशेष हैं, यहाँ पे दिस हैज बीन अनटच्ड बाय सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, तो इससे मान जा रहा है कि क्योंकि सनलाइट से बहुत ज्यादा इस पे कोई असर पड़ा नहीं है, सनलाइट पहुंचा नहीं है, तो अर्ली स्टेज का फॉर्मेशन जब हुआ था, तो बहुत सारी चीजें अभी भी वहां पे क्या होंगी, प्रिजर्व होंगी। हम उसको समझ सकते हैं कि स्पेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सन एंड मून का फॉर्मेशन, सॉरी मून एंड अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, सनलाइट पहुंचेगा तो उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, बट वो डिस्टर्बेंस नहीं हुई है साउथ पोल पे, तो हो सकता है हमें धरती के बनने के, चांद के बनने के अर्ली सुराग जो है वो हमें सदर्न पोल पे मिल सकते हैं। ये बेसिक इसके पीछे का आइडिया है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी मानना है कि वहां पे वाटर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सनलाइट नहीं पहुंची है तो इनिशियल पीरियड में जो भी बना था वहां पे आइस तो बनी है, ये तो लोग बोल रहे हैं, कहने कि वो सोर्सेज भी वहां पे काफी भरपूर मात्रा में होंगे, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं तो उसको वाष्पीकरण करेगा कौन, इवेपोरेट करेगा कौन। ठीक है, इसके अलावा यह भी मानना है कि फ्यूचर में अगर हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहें तो साउथ पोल से करना थोड़ा आसान होगा। क्यों होगा, क्या होगा, वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अपनी साइंटिस्ट की, क्यों साउथ पोल से डीप स्पेस मिशन हम करेंगे तो ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। बट ये भी इनका मानना है। इसके अलावा अनटैप्ड सोर्स, आपको मरकरी सिल्वर जैसी चीजें जो है, ठीक है, तो चांद है तो चांद के पास चांदी भी होगी, तो ऐसा ऐसा चांदनी तो है, चांदी भी है, तो ऐसा जो है उनका मानना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट पहुंचा नहीं था, मैंने बताया, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट था। कुछ लोग कहते हैं कुछ काम इसलिए करते हैं कि इसको पहले किसी ने नहीं किया, उसमें से भले कुछ नाम मिल रहा। ठीक है, जैसे नहीं किसी को तुम धक्का दे, मतलब ये बोल दो कि यहाँ से जंप कर सकते हो, अभी तो किसी ने नहीं किया, वो जोश में आ जाएगा, नहीं नहीं मैं कूद के दिखाऊंगा। ठीक है, अब भले उसकी जान चली जाए। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, हाँ किसी ने किया नहीं था तो अपने को क्या करना है, करने का है। तो ये बेसिक पर्पस यहाँ पे इनका हुआ था। एडवांटेज ऑफ साउथ पोल ऑफ मून में इतनी कहानी, बहुत यहाँ से वन लाइनर्स में क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ट्राई भी नहीं किया किसी ने, नहीं ट्राई भी नहीं किया। वो बाहर से ही चेक कर लेते थे और वाइटर से ही। ठीक है, लैंड करेंगे ऐसा किसी तो मुश्किल था, अपना किसी के दिमाग में नहीं है, हमारे दिमाग में है, चलो हम कुछ करके देखते हैं। ठीक है, तो किसी ने माउंटेन ड्यू पी लिया होगा किसी दिन, घर के आगे जीत, चलो चलते चल के चलो डन। तो यहाँ से अब ऐसे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी क्यों भाई साउथ पोल ऑफ मून को क्यों चुना, ऐसा क्या पागलपन चढ़ाते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा अगर और सवाल आने होंगे तो ये आएंगे कि आसपास में, और जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन चल रहा था तो और किसी का कोई चंद्रयान मिशन वगैरह चल रहा था कि नहीं चल रहा था। ठीक है, तो एक तो हमने बात करी है, अस्लीम की बात कर ली जो आपका जापान का मिशन था, बट उसके अलावा दानुरी मिशन याद रखेंगे। ठीक है, दानुरी मिशन आपका लॉन्च दिन, उसको लॉन्चिंग नहीं, लॉन्च दिन कर लेना, लॉन्च, लॉन्चिंग हो नहीं रही, लॉन्च हो गई है 2022 में। ठीक है, इसके अलावा जापान का हाकुतो आर, ये भी 2022 में लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा, हाँ जी, हाँ, तो दानुरी आपको जो है हाकुतो आर और रसिया का लूना 25 तो साथ में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, दोनों साथ साथ ही गए थे, और उनका क्रैश हो गया था, अपना पहुंच गया था। ठीक है, हम लोग के बाद लॉन्च किए थे और हमसे पहले क्रैश हो गया था, वो सीधा भेजा था उन्होंने, तो अच्छी बात है ना, तेजी में गए तो क्रैश कर गए।
हम अपना आराम आराम से गए। ठीक है, उनका क्रैश तो हो गया था ना उनका। ठीक है, तो दानुरी हाकुतो 8 जापान का, स्लिम मिशन जापान का, लूना 25 ये रशिया का। इसके अलावा आर्टेमिस मिशन होने वाला है आने वाले समय में, काफी बड़ा मिशन होगा ये। ठीक है, वहां पे 4 लोग जो है, 4 एस्ट्रोनॉट्स उतरने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय में। तो उसमें से 3 मेल और 1 फीमेल जो है वो जाएंगे अंतरिक्ष में। इसके अलावा इजराइल का बेयरशिट 1 भी लॉन्च हुआ था इजराइल ने। बट रिसेंटली जो है बेयरशिट 2 की बात जो है आपको चल रही है। ठीक है, ये 2025 तक लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा ल्यूपेक्स मिशन आपको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इसरो एंड जापान का, इसरो एंड जो उसका जैक्सा एजेंसी है, इनका एक ज्वाइंट मिशन है। तो ये इतने मिशन आसपास में आपको जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो दानुरी, स्लिम, आपको बेयरशिट, लूना 25, ल्यूपेक्स मिशन, ये मेजर जो 5-6 मिशन है, ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, ये कौन सा किसका मिशन है। और आर्टेमिस 2 तो चलो काफी फेमस ही है, इसको लेकर के तो काफी चर्चा है। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान रखने का है। आर्टेमिस में भी आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 करके है। ठीक है, तो आर्टेमिस जब तक उस पर लेकर कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता है अभी चर्चा में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बस सिंपली साउथ कोरिया, दानुरी, जापान को तो ऐसे आप नोट कर लोगे तो चीजें क्या है कि आपको याद रख जाएगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन रट्टा मारने वाला है। ठीक है, कब कब मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे? ठीक है, और मैं मान के चलता था कि अगर किसी दिन डेट वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं पहले ही हाथ जोड़ दूंगा, भाई जाने दे, क्वेश्चन छोड़ ही देता हूँ। बट ये था कि मेरे इतने दिनों के प्रिपरेशन के दौर में यूपीएससी से रिलेटेड जितने दिन मैंने प्रिपरेशन की, बस 5-6 एग्जाम में एक बार बस आया था वो डेट रिलेटेड क्वेश्चन। मैं मान के चल रहा था कि मुझे छोड़ देने का है, मैं बाकी जगह फोकस कर लूंगा। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से आप तय कर सकते। ठीक है, चलो डन। कल पूछूंगा ये कौन सा मिशन किसका है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कल का मतलब हो गया नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आप मून के बारे में इतना पढ़ रहे हो, उधर चांद जलने लगेगा, सॉरी सूरज जो है वो जलने लगेगा। ठीक है, तो अभी जो है इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आदित्य L1 को देख लें। हाँ जी, जाप्सा जापान का एक ही नाम से ही इजी रहेगा, जे से रॉसकॉमस, आर से रसिया, आर से रॉसकॉमस। ठीक है, तो ऐसे करके ल्यूपेक्स मिशन को याद रखेंगे। ठीक है, ल्यूपेक्स जो है ये जक्सन इसरो का है। और इसी तरीके का एक मिशन बन रहा है निसार, उसकी चर्चा करेंगे बाद में करेंगे, वो नासा और इसरो का है। ठीक है, वो मून के लिए नहीं है, वो रडार का मिशन है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन का मिशन निसार करके। ठीक है, तो उस पर जान निशान निसार करेंगे, तो ऐसा ही कुछ कहा है इसरो ने नासा को। ठीक है, डन। तो इसके बाद बिफोर कि आप आदित्य L1 मिशन को पढ़ें, उसके पहले आपको थोड़ा सा सन को समझना पड़ेगा कि आदित्य L1 मिशन गया किसके लिए। क्योंकि मैं वहां पे जब टर्म बोलूंगा वो कोरोना को पढ़ने गया, वो फोटोस्फेयर को पढ़ने गया, आपको पता ही चलेगा फोटोस्फेयर क्या है। ठीक है, कोरोना तो चलो नाम आपने सुना भी होगा, बट बाकी लेयर्स का नाम उतना कॉमन नहीं है। तो क्योंकि कॉमन नहीं है तो लेयर्स ऑफ सन, बट अगेन ये लेयर्स ऑफ सन इसलिए भी पढ़ा दिया क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन ही हमेशा बना रह सकता है। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ सन को थोड़ा सा आप ऐसे ही बस थोड़ा बहुत मेंशन कर लेंगे कौन कौन से लेयर्स जो हैं वो सन में होते हैं। देखो ये सन, ये इमेज नासा की है, नासा ने बताया कि कुछ ऐसा ही जो है वो सन आपका होता है। ठीक है, तो एक तो सन का जो इनर इनर पार्ट है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जैसे यहाँ पे हमारा कोर क्रस्ट मेंटल कोर है, वैसे यहाँ पे भी कोर का हिस्सा है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है। ये अब अंदर में क्या चल रही है क्या चीजें उतना अपने को नहीं करने का है, क्योंकि हम आदित्य L1 को पढ़ने का प्रयास करें। और आदित्य L1 का पर्पस है कि सन के इन्वायरमेंट को स्टडी करे। तो जिस तरीके से अर्थ का इन्वायरमेंट है, वैसे जो सन का इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करे। और सन का इन्वायरमेंट हम मानते हैं ये फोटोस्फीयर, ये सरफेस जो है जो हमें डायरेक्टली विजिबल होता है। इसके नीचे की जो सरफेसेज हैं वो विजिबल नहीं हो पाई हैं, अभी तक हम उसको देख नहीं पाए हैं। तो फोटोस्फेयर,
फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर ये जो मेन लेजर है, फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर, इसके बाद एक ट्रांजिशन जोन होता है और उसके बाद आपको कोरोना आ जाता है। तो ये आपको इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की हमें चिंता नहीं करनी है। पहला लेयर आपका फोटोस्फेयर का होगा, दूसरा लेयर आपका क्रोमोस्फेयर का होगा, तीसरा लेयर एक ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे कि टेम्परेचर में कुछ बदलाव होते हैं, और चौथा जो लेयर है वो लेयर नहीं बोलते, वो आपको इन्वायरमेंट से बाहर थोड़ा चला जाता है, ठीक है, वो है आपका कोरोना। तो ये 4 लेयर के बारे में बात जो है थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ खास चीजें जो हमें सर्च में एब्जॉर्ब करने को मिली हैं, वो मिली हैं जैसे सन स्पॉट्स, सन में कहीं कहीं काले काले धब्बे हमें मिलते हैं, वो क्या है, क्योंकि इसकी चर्चा कर ही रहे हैं सन की, तो उसको भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो सनस्पॉट्स की चर्चा है, साथ ही साथ कोरोनल होल, ये वो इलाके हैं जहां से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ये जो है अर्थ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये कोरोनल होल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है यहाँ से कभी कभी रिलीज होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये प्रोमिनेंस, ये थोड़ा सा सन के सरफेस से उठा हुआ आग निकलता हुआ एरिया दिख रहा है, ठीक है। ये प्रोमिनेंस को मानता है कि ये सोलर जो आपको ये दिखते हैं, सोलर फ्लेयर्स जो आते हैं कभी कभी, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंस की वजह से ये एरियाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सन के ये लेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी है। फोटोस्फेयर जो विजिबल लेयर हमने देखा है, फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर के बाद एक ट्रांजिशन जोन आएगा और उसके बाद फिर आपका कोरोना होता है, ठीक है। तो ये अपने को देखेंगे, तो फोटोस्फेयर जो है, दिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन दैट इज ऑब्जर्व डायरेक्टली, दैट इज ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली, जिसको कि सीधा जो है वो देखा जा सकता है। इसका जो रेंज है दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम द विजिबल सरफेस टू अबाउट 400 किलोमीटर, और अराउंड 400 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। टेम्परेचर जो अगर आप इसको देखोगे तो 6500 केल्विन से अराउंड 4000 केल्विन एट द टॉप आपको देखने मिलेगा, यानी नीचे से ऊपर जब जाए तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है, मतलब सरफेस से जब ऊपर उठ रहा है सन में, इनिशियल पीरियड में टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो नीचे में आपका टेम्परेचर जो है 6500 केल्विन, थोड़ा सा ऊपर उठे तो 4000 केल्विन के आसपास, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है गिर गया। ये इसलिए खास है कि जैसे ही हम पहुंचेंगे वहां पे आपको, और थोड़ा ऊपर के सरफेसेस में, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर फिर से अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर फोटोस्फेयर का नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा क्रोमोस्फेयर का रीजन है, ठीक है। तो फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर 400 किलोमीटर टू अराउंड 2100 किलोमीटर, नहीं इंपॉर्टेंट है कितना है, बट हाँ एक रफ आइडिया के लिए ये दूरी कितनी है, 1500-1600 किलोमीटर, वो आपको रखा है। अगेन यहाँ पे फिर टेम्परेचर आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो 4000 केल्विन एट द बॉटम टू 8000 केल्विन एट द टॉप, तो 4000 पे वहां खत्म होता है, फिर टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि स्थिर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये थोड़ा सा जिगजैग पाथ में चल रहा है। अर्थ का भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, ऐसे करके टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो वैसा ही सन के हिसाब से भी क्या है, वहां पे भी टेम्परेचर का वेरिएशन है। इसके बाद अगला जो है हमने बताया ट्रांजिशन रीजन है, ट्रांजिशन जोन बनता है, ये काफी पतला सा लेयर है बिटवीन द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, और यहाँ पे इस ट्रांजिशन रीजन के बाद हम मानते हैं कि सन की एटमोस्फेयर जो है वो अब खत्म हो चुकी है, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए ट्रांजिशन रीजन कहते हैं, ठीक है। अचानक से 8000 केल्विन से देखो यहाँ पे ये कितना पहुंच गया, ठीक है, ठीक है। तो अराउंड 5 लाख केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच जाना, वो भी बहुत नैरो जोन में, 200-400 किलोमीटर के रेंज में, तो ये काफी तेजी से जो है टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ता है, एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम उसको समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद तो ये कहानी, इसके बाद जो जो समस्या का विषय है वो है कोरोना। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन माना जाता है, जो कि सरफेस से 2100 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ मतलब इनटू मिलियंस, मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख 20 लाख केल्विन के रेंज में यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपको पहुंच जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, कोरोना आपको विजिबल नहीं होती, कोरोना एक ही समय में विजिबल होती है जब एक पूर्णतः सोलर इक्लिप्स होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। जब सन को पूरी तरीके से चंद्रमा जो है वो ढक देता है, जब वो ढक देता है कंप्लीटली, तब आपको कोरोना जो है वो उसका बाहर बाहर दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। वही एक टाइम है जो कोरोना हम दिखते हैं। अपर लिमिट यानी इसकी बाउंड्री कहां तक फिक्स है, तो वैसा कोई इसकी बाउंड्री का जोन नहीं है कि कहां तक 2100 किलोमीटर से लेकर के कहां तक उसकी बाउंड्री होगी, वो नहीं जाएगी। और ये कोरोना सबसे खतरनाक है, क्योंकि देखो सरफेस तक टेम्परेचर कितना था, अराउंड 8000 केल्विन सन के सरफेस पे, लेकिन इस कोरोना का टेम्परेचर जो है करीब करीब 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक जा सकता है। इसलिए ये कोरोना को पढ़ना हमें जरूरी है कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इतना ज्यादा बढ़ रहा है। नीचे तो समझ में आ रहा है कि सन के कोर में वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, तो वो जो है आपको
वह उसके वजह से हीट है। कल मैंने एक जोक पढ़ा, बड़ा अच्छा सा जोक था। उसने कहा कि जो एक्चुअल में आपका सन की एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी इज नथिंग बट बट न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। ठीक है, सोलर एनर्जी इज नथिंग बट इट्स न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। वो है न्यूक्लियर एनर्जी ही, बट थोड़े सेफ डिस्टेंस से है। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो जोक था। ठीक है, तो जब तक उसको उसकी कई बार क्या होती है, जोक्स भी अगर आपको नहीं पता तो नहीं समझ में आएंगी कि वो क्या बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो, तो कोरोना ये चीज समझ में आई। इसके अलावा कोरोनल होल्स की चर्चा करी, मैंने आपको थोड़ी सी चीज बताई कि ये डार्क एरियाज इन द सोलर कोरोना, और ये जो है आपको सॉफ्ट एक्सरे इमेजेस में आपको देखने मिलते हैं। ये कुछ रीजन है, ये सन स्पॉट्स नहीं है। ठीक है, ये थोड़े उससे बड़े रीजन होते हैं। ठीक है, कोरोना में जो है ये आपको, दिस इज इनसाइड द कोरोना, ये जो सन स्पॉट्स हैं ये आपको फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर के रीजन में दिखेंगे। ठीक है, ये कोरोना में जो रीजन है वहां पे आपको डार्क रीजन है जो आपको एक्सरे में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द कूलर रीजन, लेस डेंस रीजन विद ओपन मैग्नेटिक फील्ड्स। अब यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि ये रीजन का फॉर्मेशन जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है। एंड मोर कॉमन ड्यूरिंग सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम का मतलब यह है कि सन की भी जो जलने की स्पीड है या जितनी जो ताप है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो सोलर भी मिनिमम, सोलर साइकिल चलता है 11 साल 12 सालों का सोलर साइकिल चलता है। ठीक है, सोलर सन की गर्मी बढ़ती रहती है और कम होते रहती है। ये हमें आइडिया चलता है कोरोनल होल्स। इसके अलावा सनस्पॉट्स वो एरिया जो डार्कर है एंड कूलर है इन द फोटोस्फीयर। ठीक है, एंड यहाँ पे भी फिर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है, तो वो काले धब्बे जो आपको दिख रहे थे। इसके अलावा सोलर प्रोमिनेंस की बात करी, मैंने बोला एक एरिया जो है वो सन से ऐसे आग की तरह दूर निकलता हुआ दिख रहा है, उन्हीं को क्या कहा गया है, दीज आर नोन एज द सोलर प्रोमिनेंस, और फोटोस्फीयर से आपको एक्सटेंड होके ये कोरोना तक जाते हैं। ठीक है, तो लगता है कि सन से जैसे आग की लपटें बाहर निकल रही हैं, वैसा कुछ बनता है जिसको कि सोलर प्रोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सरफेस से जो है वो बाहर आता हुआ आपको दिख रहा है, तो सोलर प्रोमिनेंस आपको। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स क्या है कि सन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होती है, एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेस में निकलते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, और इन सोलर फ्लेयर्स को जोड़ के देखा जाता है कोरोनल मास इंजेक्शन। सीएमई का मतलब लिख लेना, कोरोनल मास इंजेक्शन। तो जो हमने देखा ना कोरोनल होल्स थे, तो वहां से लोग मानते हैं कि कई बार ये जो है इस तरीके के सोलर फ्लेयर्स जो है वहां से निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा ज्यादा तरीके से स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इन सोलर फ्लेयर्स का हम पे भी असर होता है या हो सकता है। ऐसा मानना है कि जो आपके जैसे जीपीएस है, रेडियो है, जितने भी आपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रखा है, सैटेलाइट बना रखा है, वो सबका असर जो है, वो उन सबको जो है ये सोलर फ्लेयर्स उनको उन पे असर कर सकता है। ठीक है, तो कई बार जैसे खास करके अर्थ के स्टडीज में भी इन सोलर फ्लेयर्स का यूज किया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या फ्यूचर में। ठीक है, खास करके आप जो ऑरोरा देखते हो, ऑरोरा टर्म सुना है, नॉर्दर्न लाइट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो भी अगर सोलर फ्लेयर होगा ना, सोलर फ्लेयर बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो ऑरोरा आपको हमारे यहाँ भी देखने को मिल सकता है, इतना अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो। ठीक है, बट उस कंडीशन में जैसे एक केस मिलता है, आई थिंक 1700 का, 1700 का बताते हैं वो, कि वो रेडिएशन इतना, वो जो आपको सोलर विंड आया था वो इतना पावरफुल आया था कि ऑरोरा ऑलमोस्ट जापान जापान नहीं, आई थिंक उन्होंने और नीचे बताया था, अराउंड मान के चलो कि 30-40 डिग्री नॉर्थ तक आपको ऑरोरा देखने को मिला था, जबकि नॉर्मली वो 5-7 डिग्री 10 डिग्री से ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो काफी नीचे तक, मतलब और थोड़ा सा ज्यादा आया होता तो हमको दिख जाता, लद्दाख वद्दाख से भी आराम से दिख जाता। ठीक है, लद्दाख में वो थोड़ा वो दूसरा चीज था, वो इस तरीके की घटना नहीं थी, वो पावरफुल ये होने की वजह से नहीं था। ठीक है, वो दूसरा कहानी थी, बट वो पावरफुल मतलब वो पूरा एरिया को कवर करता हुआ आएगा। ठीक है, और उसमें हुआ ये था कि उस समय में जो ये यूज होते थे, टेलीग्राफ यूज होते थे ना पहले, तार, तो वो बोले कि टेलीग्राफ बिना ही पावर दिए काम कर रहा था, इतना जो एटमोस्फेयर थी इतनी ज्यादा आयोनाइज हो गई थी। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर्स के दौरान जो एटमोस्फेयर है आपकी आयोनाइज हो सकती है, और सारा का सारा कम्युनिकेशन आप आयंस के बेसिस पे ही तो कर रहे हो। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा चार्ज हो गई तो पता चला सबको लेके डूबेगा वो, आपका आपका सारा सिस्टम वगैरह जो है वो फेल हो जाएगा, मोबाइल मोबाइल कम्युनिकेशन 2-4 महीने के लिए जो है वो अस्थिर पड़ सकती है। तो इसलिए सोलर फ्लेयर्स को जो है हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसी में से उसका जो एक थोड़ा कम रूप है, सोलर फ्लेयर्स का थोड़ा कम पावरफुल जो रूप है, उसी को सोलर विंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर ऑर्बिटर जो है ऑफ ईएसए एंड साथ ही साथ नासा के, इन्होंने पिको फ्लेयर जेट्स, तो जो पिको फ्लेयर जेट्स आपको वहां पे दिखे थे कि सन में से निकलते हैं थोड़े पावरफुल से, उनको माना है कि सोलर विंड जो है यहाँ से निकलते हैं। ठीक है,
तो अब ये सोलर विंड्स बने किन चीजों से होते हैं, तो कुछ नहीं, इनका प्रोटॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स है, इनका प्लाज्मा स्टेट, इसीलिए आयंस के साथ ये क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आयंस के आपके आपके एटमोस्फेयर में जो एटम्स है उसके साथ क्या करेंगे, छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे, किसी को बाहर निकालेंगे, किसी को अंदर करेंगे। ठीक है, और इसके वजह से जो नॉर्मल केसेज में जो सोलर विंड आती है उसको क्या करता है, जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं, धरती का जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसको क्या कर देता है, वैसे उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, उसको बाहर कर देता है। ठीक है, बट कुछ पार्टिकल्स जो हैं कुछ केसेस में वो आपको इंटर कर सकते हैं, वो अर्थ पे इंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं का जो इंपैक्ट है आपको ऑरोरा लाइट्स के फॉर्म में, नॉर्दर्न लाइट्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये कहानी आपको सन के लेयर की एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के रूप में कि सन की लेयर जो है वो क्या क्या है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा अब लैग्रेंजियस पॉइंट की चर्चा करेंगे और फिर आदित्य L1 की बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो इतना सन तक रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी को सन के लेयर से बढ़ाते हुए एंड देन वी विल कंटिन्यू कि कहां तक आदित्य L1 और बाकी जो छोटे मोटे मिशन आपको बचे हुए हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, आज डिस्टर्बेंस की वजह से, वरना काफी हद तक हमने ये किया होता, क्लास लेट भी शुरू करी थी आज। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट है और फिनिश करें इसको ऑनलाइन। हाँ जी। हम्म, वो मैग्नेटिक फील्ड्स का खेल है, वहां पे क्यों होता है। हाँ, वो चेंज होते रहता है, वो कभी कभी फ्यूजन तो कोर में हो रहा है, फ्यूजन ऊपर में थोड़ी फ्यूजन हो रहा है। जो लेयर आपने देखा, जो मैंने बात करी कोर वाला एरिया, फ्यूजन का वहां पे हो रहा है। ठीक है, कन्वेक्शन जब होता है, वो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो वो अलोंग द, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग कुछ रोल है जिसको जो उसको फिर आपको चेंज कराते हैं कि किस डायरेक्शन में जो है फ्यूजन होगी। बट वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ट्विस्टिंग होता है, क्या होता है जिसके वजह से वो ब्लैक दिखता है। ठीक है, वो अब एस्ट्रोनॉमी का स्पेसिफिक केस हो जाएगा।